ये कहानी काइल नाम के सोर्सरर सोर्डमैनशिप की है जो एक डीमन की वॉर के खिलाफ बैटल कर रहा था और उनकी फाइट काफी महीनों तक चली, लेकिन डीमन किंग उन पर धीरे धीरे भारी पड़ने लगता है, जिसकी वजह से काइल को अपने साथियों की मौत सहन नहीं हो रही थी, इसलिए वो खुद उसका सामना करता है। साथ ही साथ डीमन किंग के एक ही अटैक की वजह से काइल मरने ही वाला था, पर उसके दोस्त ने खुद को सेक्रीफाइस करके काइल की जान बचा ली थी। लेकिन अब काइल काफी ज्यादा गुस्से में ब्रूटल अटैक उस पर चल दिया, जिसकी वजह से डीमन किंग मारा जाता है। दूसरी तरफ डीमन किंग के काफी सारे अटैक पहले ही काइल को लग चुके थे, पर वो आखिरी सांस में डिवाइन ड्रैगन हार्ट को छू लिया। साथ ही साथ उसकी पूरी लाइफ रिवर्स हो जाती है, मतलब काइल पास्ट में आ गया और इस वर्ल्ड में काइल के सारे दोस्त जिंदा थे। पर वो फैसला करता है कि इस बार मैं अपने प्यारों को खुद से अलग नहीं होने दूंगा, इसलिए वो कड़ी मेहनत करके अपने आप को काबिल बनाने में लग जाता है ताकि वो अपनों को प्रोटेक्ट कर सके। इस कहानी की शुरुआत में नरेटर बताता है कि वहाँ पर ह्यूमनॉइड स्पीसीज का किंगडम है, जैसे कि इंसान, एल्फ और डुअर्फ्स, जिन्हें गॉड ऑफ लाइफ की ब्लेसिंग मिली है। साथ ही साथ डीमन भी है जिनकी गिनती कम है, लेकिन उन्हें डार्कनेस की ब्लेसिंग हासिल है और वे इंसानों की तुलना में काफी ज्यादा पावरफुल हैं, जिसकी वजह से ये दोनों फोर्सेस मलेलिया से टकराती हैं। मलेलिया का जिक्र यहाँ पर डीमन से किया गया है। लाउंडर्स के जाइंट कॉन्टिनेंट को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड किया गया है। हालांकि जब 300 साल पहले एक लिबरल डीमन किंग ने थ्रोन को संभाला तो सिचुएशन स्टेबलाइज्ड हो गई और ह्यूमनॉइड कुछ समय के लिए आराम की जिंदगी में मस्त हो गए। साल 2826 के 5वें महीने में वह आराम की जिंदगी हराम बन गई और एक नए डीमन किंग के अंडर में डीमंस ने चारों ओर से हमला शुरू कर दिया। ह्यूमनॉइड के अगेंस्ट को ग्रेट इन्वेजन के नाम से जाना जाता है। अपने नुकसान की परवाह न करते हुए डीमंस ने भयंकर जंग लड़ी और कई ह्यूमनॉइड नेशन पलक झपकते ही नष्ट हो गए। अगले साल के चौथे महीने में 2827 तक गार्गन एम्पायर, जिसमें सबसे बड़ी ह्यूमनॉइड फाइटिंग फोर्सेस थी, जो तबाह हो बर्बाद हो गई। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो इंसानों ने डेस्परेट कदम उठाया। उन्होंने अपनी बची कुची आर्मी को इकट्ठा किया और मेन डीमन आर्मी के साथ एक लापरवाह बैटल में शामिल हो गए, जबकि एक सुसाइडल एस्कॉर्ट ने डीमन किंग के पैलेस में एंटर किया, जो कि फंक्शनल रूप से एनिमी का बेस था। इसी के साथ एक पार्टी डेस्परेट के फाइनल एक्ट में डीमन किंग को असासिनेट करना, जिसके बाद एक डीमन मुस्कुराते हुए उन पर अटैक करने के लिए जाने लगा, जो देखकर एक वॉरियर भी अपनी सोर्ड के साथ उसके करीब जाने लगती है। इसी के साथ दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो चुकी। डीमन किंग के पैलेस की तरफ काफी सारे इंसानों का ढेर लगा हुआ था। अंदर की तरफ एक पार्टी काफी तेजी से डीमन किंग की तरफ जा रही थी, तभी अचानक से उन पर हमला हो जाता है, जिसकी वजह से उस पार्टी के कुछ मेंबर मारे जाते हैं। अगले सीन में डीमन किंग के क्लोन ने पुराने डीमन किंग को बंदी बना रखा था। क्योंकि ये कोई वार नहीं चाहती थी, इसलिए मजबूरन नए डीमन किंग को यह कदम उठाना पड़ा। दूसरी तरफ थ्रोन वहाँ पर रुक गया, क्योंकि वो उनका समय बर्बाद होने नहीं दे सकता था। इसलिए थ्रोन फैसला करता है कि वो यहाँ रुककर गोब्लिन्स का सामना करेगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर काइल उसे ऐसा करने से रोकना चाहता था, पर वो इस समय ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि उनका मिशन डीमन किंग को असासिनेट करना है और ये काम वो किसी भी हालत में नहीं रोक सकता। नेक्स्ट सीन में डीमन किंग के क्लोन की फाइट एक नाइट से चल रही थी। दूसरी तरफ काइल डीमन किंग के गेट के बाहर एक पोशन को कंज्यूम कर लेता है। इस पोशन का बैकलेस काफी ज्यादा खतरनाक है, पर कुछ समय के लिए काइल की पावर इंक्रीज हो जाएगी, जिसके बाद वो दोनों गेट में एंटर करते हैं। लेकिन वो दोनों अपने सामने डिवाइन ड्रैगन के हार्ट को देखकर काफी ज्यादा हैरान लग रहे थे, पर उनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो क्या है। जिसके बाद काइल उस हार्ट के करीब जाने लगता है। उसी वक्त कोई उस पर हमला कर चुका, जिसका पता चलता ही काइल अपनी सोर्ड को बाहर निकालते हुए उसका अटैक को बीच से काटने लगा था, पर कुछ हमले काइल को हिट कर जाते हैं। जिसके बाद एक बड़ी सी स्पिरिचुअल बॉल उसको हिट करने ही वाली थी, पर बीच में उसके साथ ही एक डिफेंसिव बैरियर क्रिएट करके काइल की जान बचा लेती है। लेकिन उर्जा की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी, साथ ही साथ उसका मैजिकल स्टाफ धीरे धीरे कमजोर होने लगा था, जो देखकर काइल उसे वहाँ से भाग जाने को कहता है। दूसरी तरफ उर्जा एक स्माइल के साथ उस अटैक की चपेट में आते हुए डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब ये देखकर काइल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दूसरी तरफ उसके सामने डीमन किंग आ जाता है, लेकिन काइल को इस बार काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो खुद को तैयार करते हुए उस पर हमला कर देता है। उसको अपने करीब आता देखकर डीमन किंग काफी सारे मैजिक से उस पर हमला कर देता है, लेकिन काइल उसके हर एक हमले को काफी आसानी से खत्म करने के साथ उसके करीब आ रहा था। साथ ही साथ काइल ने एक ब्रूटल अटैक उसकी कमर पर कर दिया था, लेकिन इसका असर डीमन किंग को नहीं होता, क्योंकि वो खुद को रीजनरेट कर सकता है। और इस हमले की वजह से डीमन किंग को गुस्सा आ गया था, इसलिए वो अपने हाथों में सोर्ड को समन करते हुए उसके साथ कॉम्बैट फाइट करना शुरू कर देता है। साथ ही साथ काफी सारे डार्क बॉल से उस पर हमला कर चुका, लेकिन काइल उसके अटैक से बचते हुए एक पिलर के पीछे जा छुपता है, जो देखकर डीमन किंग ने पिलर को ही उड़ा दिया था। साथ ही साथ काफी सारे हमले उस पर लगातार करने लगा था और इन हमलों को
बर्दाश्त कर करके वो काफी ज्यादा थक जाता है। साथ ही साथ इस बार उसके अटैक काइल को लग गए थे और वो खुद को संभालते हुए पूछा यह क्या था, जिस पर डीमन किंग बताता है वह इलिमिनेशन था, एक ब्लॉक ना किया जा सकने वाला हाई लेवल स्पेल जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर काइल सोच में पड़ गया कि मुझे अब मुश्किल कदम उठाने की जरूरत है। मेरा आखिरी ऑप्शन यह है कि मुझे जेम स्टोन की पावर को रिलीज करना होगा। तभी डीमन किंग कहता कि अगर मेरा होल्डर अपनी जान जोखिम में डाल रहा है तो मेरे पास तुम्हारे साथ फाइट करने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। दूसरी तरफ काइल इसके लिए अपने दोस्तों से माफी मांग रहा होता है, जबकि डीमन किंग ने अपना स्पेल बोलना शुरू कर दिया था। लॉ ऑफ विजडम डार्कनेस की इग्नोरेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए फ्लैश ऑफ लाइट बन जाओ, जबकि काइल ने अपने जेमस्टोन की पावर को एक्टिवेट कर लिया था। साथ ही साथ डीमन किंग ने अपना अटैक काइल पर चल दिया, पर उसका अटैक काइल को छू तक नहीं पाता, जबकि काइल काफी तेजी से अपनी सोर्ड के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगा। जो देखकर डीमन किंग घबरा गया था, इसलिए वो अपने सोर्ड के साथ उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन काइल उसकी सोर्ड को तबाह करने के साथ डीमन किंग पर जानलेवा हमला कर चुका था और इस हमले की वजह से डीमन किंग की जान हलक तक आ चुकी थी। दूसरी तरफ काइल अपनी पूरी कोशिश करते हुए अपनी सोर्ड को उसकी आर पार कर चुका। साथ ही साथ उसका जेम स्टोन टुकड़ों में बिखर जाता है, जिसकी वजह से उसकी सोर्ड तबाह हो गई थी, यहाँ तक कि डीमन किंग मारा जाता है। जिसके मरने के बाद काइल कहने लगा आखिर में यह खत्म हुआ, रुको अब तुम मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते है ना, यह शांत है, मुझे लगता है कि मैं ही अकेला जिंदा बचा हूँ। जो कुछ भी मैं बचाना चाहता था वह अब चला गया है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरा प्यार, मैं उन सबको खो चुका हूँ। जिसके बाद काइल की हालत मरने की हो चुकी थी। साथ ही वो कहा अब आखिर में मैं भी, और वो अपनी जिंदगी मौत के हवाले कर पाता उससे पहले ही रेड क्रिस्टल चमकने लगा, जिसकी वजह से वो कुछ देर के लिए होश में आ जाता है। साथ ही साथ स्टोन की चमक काफी ज्यादा शाइन कर रही थी, जिसको देखकर काइल हक्का बक्का हो गया था। फिर वो खुद को संभालते हुए कहता कि ये तो मैजिक आइटम है, अगर उस चीज की मैजिक पावर कंट्रोल के बाहर हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। ये सब कहने के बाद काइल धीरे धीरे उसकी तरफ जाने लगा था, पर हालत खराब होने की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रहा होता है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करते हुए उसकी तरफ बढ़े जा रहा था। इतनी मेहनत करने के बाद वो उसके करीब पहुंच चुका था। साथ ही साथ काइल रेड क्रिस्टल को हासिल कर पाता उससे पहले ही उसकी इंजरी की वजह से उसको काफी दर्द हो रहा था, पर वो लोगों की जिंदगियों को याद करते हुए आखिर में मैजिकल आइटम हासिल कर लेता है। ऐसा करते ही वहाँ पर काफी सारे एरे क्रिएट हो जाते हैं। साथ ही साथ उसने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया था, जिसके बाद हम एक ब्लैक बटरफ्लाई को देखते हैं जो उड़ती हुई कहीं जा रही थी। फिर वो एक लोटस फ्लावर के पास जाकर उसका रस पीने लगती है, पर अचानक ये सब गायब हो जाता है। इसी के साथ काइल की आंख एक अलग ही जगह पर खुलती है और वो इस जगह को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया। साथ ही वो कहा यह मेरा कमरा है, नहीं यह सच नहीं है। जिसके बाद काइल अपने बेड से उतरते हुए खिड़की का पर्दा हटा देता है और वो बाहर का नजारा देखकर काफी हैरान लग रहा था, लेकिन उसके सामने वही नजारे आने लगते हैं जहाँ पर उसकी फैमिली, प्यार, दोस्त मारे गए थे और वो जहाँ पर खड़ा है। एक समय यह जगह भी डीमन के हाथों खत्म हो चुकी थी। ये सब सोच सोच कर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, पर वो बोला मैं शायद सपना देख रहा हूँ। तभी लीसे आते के साथ काइल से कहती है अरे यार तुम कब तक सोते रहोगे, अब तो उठ जाओ। पर काइल पहले ही उठ चुका था, जो देखकर लीसे कही है तुम तो पहले ही जाग चुके हो। दूसरी तरफ काइल लीसे को जिंदा देखकर काफी इमोशनल हो गया था। उसकी आंखों में आंसू देखकर लीसे उससे पूछती है काइल क्या हुआ, क्या तुम्हारे पेट में दर्द है? पर काइल उसको कसकर गले लगाते हुए कहता है अब मुझे समझ में आ गया है कि ये एक सपना था। लेकिन लीसे का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो जाता है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि काइल ये क्या कर रहा है, पर काइल रोने के साथ बताता है मुझे इसकी परवाह नहीं है, मैं तुम्हें दोबारा देखकर काफी खुश हूँ। पर लीसे ब्लश करते हुए काइल से बोली तुम ये क्या कर रहे हो। ये कहते ही वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, पर इसके चक्कर में काइल गलती से उसका बट छू लेता है, जिसकी वजह से लीसे को गलतफहमी हो जाती है। इसलिए वो वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगी और वो दोनों इसी के साथ ढमलाते हुए बेड पर जा गिरे थे। साथ ही साथ काइल उसके ऊपर था, जिसकी वजह से वहाँ पर अकवर्डनेस फैल जाती है। तभी लीसे काइल को खुद से दूर करते हुए काफी गुस्से में उस पर एक जोर का घूसा जड़ देती है और इस घूसे की वजह से काइल घूमते हुए बिस्तर पर जा गिरा, जिसकी वजह से लीसे शर्माते हुए काइल से कहती है तुम ये क्या सोच रहे थे। मुझे नहीं पता कि वह क्या था, लेकिन मुझे इमोशनली रूप से खुद को तैयार करने के लिए समय चाहिए। तुम पागल
हो। ये कहते ही लीसे वहाँ से भाग जाती है, पर इस बेचारे की गलती भी नहीं थी, फिर भी वह बुरी तरह फंस गया। साथ ही साथ वो बताता है कि मैं दर्द महसूस कर सकता हूँ, शायद ये सपना नहीं है। जिसके बाद उसने अपना कंबल हटाया, तभी उसमें से रेड क्रिस्टल बाहर आता है और यह है कि इसके बारे में हमें अभी पता चल जाएगा। तभी काइल उसको उठाने के साथ अपने मन में कहा, मैं सही था, ये कोई सपना नहीं था। अगले सीन में काइल अपना चेहरा मिरर में देखते हुए कहता कि मैं तो छोटा हूँ, है ना। इसके अलावा मुझे लगा कि मुझे लगभग जानलेवा चोट आई है। अगर ये सपना नहीं है तो यह क्या चल रहा है। ये कहते ही काइल खिड़की के पास आ गया था और वहाँ का नजारा काफी सुंदर दिख रहा होता है। इस नजारे को देखने के बाद काइल अपने मन में बोला, टाउन की हालत नॉर्मल है, लीसे जिंदा और हेल्थी है, साथ ही मैं दोबारा से जवान हो गया हूँ। मैं तो यही मान सकता हूँ कि मैं पास्ट में लौट आया। जिसके बाद वे अपने जेब में से रेड क्रिस्टल बाहर निकालते हुए कहा, लेकिन यह मुमकिन भी है क्या? इसका मतलब यह है कि यही इस बात का कारण है, पास्ट में लौटने का कोई रास्ता नहीं है। और अभी ये सब वो कह ही रहा था, तभी उसके पेट में से आवाज आने लगी थी। उस आवाज को सुनकर काइल समझ गया था कि जो भी हो, मुझे लगता है कि मुझे अभी भी भूख लगती है। इसके बाद काइल अपने कमरे से बाहर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर काफी सारा खाना रखा हुआ था। उस खाने को देखकर काइल कहने लगा, लीसे ने यह मेरे लिए बनाया होगा, वह अक्सर खाना बनाने के लिए आती थी, क्योंकि मैं और मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती थी। जो कहते ही काइल बैठने के साथ उस खाने को चखते हुए बताता है, ये बढ़िया है, मैंने बहुत दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है। जो कहने के बाद काइल लीसे द्वारा बनाया गया टेस्टी खाना खाने लगता है और वह ऐसे खा रहा होता है जैसे कि उसको कभी खाना ही ना मिला हो। कुछ समय बाद उसने पूरा का पूरा खाना गटक लिया था। जिसके बाद वहाँ पर एक न्यू पर्सन की एंट्री हुई और वो उस टेबल को देखकर हैरान होने के साथ कहता है, अबे तेरी, क्या तू मजाक कर रहा है? तुमने खुद ही सब कुछ खा लिया। फिर वो सामने की तरफ जाकर देखा तो वहाँ पर भी सब कुछ खत्म हो चुका था। अरे यार, मैं इसका कब से इंतजार कर रहा था, क्योंकि लीसे काफी कम ही बार खाना बनाती है। तभी काइल अपने मन में कहा, थेरोन, कुछ समय तक तो हम एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। लेकिन काइल को घूरता देखकर थेरोन पूछता है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? जिस बात पर काइल बात को घुमाते हुए बताता है, महीना और साल कौन सा है? ये बात सुनकर थेरोन कहता है कि क्या तुम इस बारे में भी नहीं जानते? यह 2823 के 5वें महीने का 24वां दिन है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर काइल हैरान होने के साथ पूछता है, क्या तुम श्योर हो? जिस बात पर एग्री करने के साथ थेरोन बताता है, हाँ, यह निश्चित रूप से साल 2823 के 5वें महीने का 24वां दिन है। वैसे भी आज तुम्हारा बर्थडे है ना? तो फिर मुझे लगता है यह ठीक है, हम कहेंगे कि यह खाना तुम्हारे बर्थडे का तोहफा था। इस पे काइल बोला, क्या ये थोड़ा सस्ता है, तुमको नहीं लगता? इसके अलावा वो खाना तुम्हारे लिए नहीं था। जिस बात पर थेरोन बताने लगा, यार मैं भूखा मर रहा हूँ, मैं लीसे से कुछ कहने जा रहा हूँ, अगर मैं जमीन को चूम कर भीख मांगू तो शायद वह मुझे भरपेट खाना खिला देगी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर काइल का कहना है, हमेशा की तरह वह अपने गोल को हासिल करने के लिए कुछ भी करेगा। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं सचमुच मैजिकल ढंग से पास्ट में लौट आया हूँ? यही सब सोच कर वो बाहर जाते हुए कहता कि खैर मुझे इसके बारे में पूछना होगा। जो कहते ही वो एक कमरे में चला जाता है, उसके अंदर अंडरग्राउंड रास्ता भी जा रहा था। अंदर की तरफ एक खूब बड़ी लाइब्रेरी थी। तभी काइल देखता है कि उसकी मॉम किताबें पढ़ रही है। साथ ही साथ उसको याद आया कि बैटल के दौरान काइल की मॉम मारी गई थी। तभी उसकी मॉम कहती है, काइल तुम्हें यहाँ देखकर काफी अच्छा लगा। जो सुनकर काइल कहा, क्या तुम फिर से सारी रात यहाँ पढ़ाई कर रही थी? जिस बात का जवाब देते हुए उसकी मॉम बताती कि मैं कभी नहीं बता सकती कि यहाँ पर समय क्या हो रहा है। इस पे काइल बोला, सच कहूँ तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैजिक का सवाल है। पर उनको मालूम नहीं था कि वो उसका जवाब दे पाएगी या नहीं। पर काइल का कहना है, आप एक हाई मेज हैं, कंट्री की एक मुट्ठी भर में से एक। मैजिक के बारे में आपसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन बहुत कम लोगों को है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर उसकी मोम काफी ज्यादा खुश हो गई थी। इसके कुछ देर बाद काइल सवाल करता है, क्या पास्ट में जाने के लिए कोई स्पेल है? जिस बात का जवाब देते हुए उसकी मोम एग्री करने के साथ बताती है, वे काफी फेमस नहीं है, लेकिन सच में ऐसा स्पेल है जो टाइम को अफेक्ट करता है। लेकिन हम केवल इतना जानते हैं कि वो मौजूद है, पर कोई उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। यह रिक्वायर्ड मैजिक पावर का मामला है। भले ही पास्ट में ग्रेट मैजिशियन ने अपनी सारी मैजिकल पावर का इस्तेमाल कर लिया हो, मुझे शक है कि वे एक सेकंड भी पीछे जा सकेंगे। ये बात सुनकर काइल कहता कि तो फिर मैजिकल आइटम के बारे में क्या ख्याल है? जो सुनकर उसकी मोम बताती है, मैं समझ गई, एक इंटरेस्टिंग आइटम है, लेकिन तुम्हारा मतलब मैजिकल पावर को स्टोर करने के लिए कलेक्टिव रूप से मैजिकल आइटम का इस्तेमाल करना है। फिर भी इतनी मैजिकल पावर को स्टोर करने के लिए 1 मिलियन से ज्यादा समय लग जाएगा। तभी काइल बोला, तुमने फॉरबिडन रिचुअल का इस्तेमाल किया तो क्या होगा? मैजिकल रिचुअल का नाम सुनकर उसकी मॉम कुछ देर सोचने के बाद बताती है, लाइफ फोर्स को मैजिकल पावर में बदलने के लिए सैक्रिफाइस रिचुअल। तुमने इसके बारे में कहां से सीखा? ये बात सुनकर काइल घबरा गया था, पर वो उसको बताता है, मैंने इसे अभी अभी एक किताब में देखा है और मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं
नहीं जानता, पर उसकी ऐसी बातों को सुनकर काइल की मॉम कहती कि अच्छा तो ऐसा है। यहाँ तक कि फॉरबिडन रिचुअल के साथ यह मुमकिन होगा, पर कॉन्टिनेंट के आधे इंसानों की सैक्रिफाइस की जरूरत होगी। ये बात सुनकर काइल का कहना है, दूसरे शब्दों में यह तभी हो सकता है जब हम आधे इंसानों को सैक्रिफाइस करेंगे। तभी मॉम बताती है उसके ऊपर ऐसा कैटलिस्ट नहीं है जो पास्ट में जाने के लिए जरूरी मैजिकल पावर को स्टोर कर सके, लेकिन अगर कोई मौजूद है। जिसके बाद वो एक किताब को लेने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन हाइट छोटी होने की वजह से काइल की मॉम उसको हासिल नहीं कर पा रही थी। पर आखिरी में उन्होंने वो किताब निकाल ही ली। फिर वो उसमें कुछ ढूंढने के साथ कहती कि लेजेंडरी डिवाइन ड्रैगन हार्ट ही तुम्हारा आखिरी रास्ता होगा। तभी काइल बताने लगा था ज़ारलेस के एंशिएंट मैजिक किंगडम में डिवाइन ड्रैगन हार्ट के कारण 1000 सालों तक प्रोस्परस रहा और उसमें छिपी हुई जबरदस्त मैजिकल पावर। लेकिन आखिर में यह पावर खत्म हो गई, जिससे किंगडम में डाउनफॉल शुरू हो गया। जिसके बाद उसकी मॉम बताती है कि मैं शर्त लगा सकती हूँ कि डिवाइन ड्रैगन का हार्ट पास्ट में लौटने के लिए काफी मैजिकल पावर को स्टोर कर सकता है, लेकिन यह 1000 सालों से गायब है। शायद ये पहले ही डीमंस के हाथों में पड़ चुका होगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर काइल अपने जेब में पड़े डिवाइन ड्रैगन हार्ट को छूने के साथ सोचने लगा था। उसी वक्त काइल की मॉम कही, ये अच्छा है, काफी समय हो गया जब हमने आखिरी बार इतनी अच्छे से बातचीत की थी। तुमने अपनी स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग छोड़ दी और तुम तब से मुझसे बचते रहे हो। जिसका जवाब देते हुए काइल कहता है, इसका मतलब उससे नहीं था, पर मुझे माफ कर दो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मॉम कहने लगी, कसम से मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, लेकिन आज तुम नॉर्मल से ज्यादा मैच्योर लग रहे हो। ऐसा लगता है जैसे तुम फ्यूचर से यहाँ पर आए हो। ये सुनकर काइल के पसीने छूटने लगे थे, लेकिन उसकी मॉम बोली, मैं तो मजाक कर रही हूँ। हे भगवान, मुझे अब काफी भूख लग रही है। लीसे ने हमारे लिए काफी मजेदार खाना बनाया है। जिस पर काइल बताता कि मैंने सब खा लिया। उसकी ऐसी बातों को सुनकर उसकी मॉम हैरान हो गई थी। तभी काइल माफी मांगते हुए कहता है, माफ करना, मैं खुद को रोक नहीं सका। ये सुनकर उसकी मॉम को बुरा लग रहा था, लेकिन वो बोलती है, यह ठीक है, ये मुझे याद दिलाता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है। इस पे काइल कहा, कैसा लगेगा अगर तुम अपने बेटे का बर्थडे भूल जाओ। जो सुनकर काइल की मॉम उसको बताने लगी थी, तो फिर वह खाना तुम्हारा बर्थडे का गिफ्ट हो सकता है। दूसरी तरफ काइल खुश न होते हुए कहता है कि हर कोई मेरे गिफ्ट पर कंजूसी क्यों करना चाहता है। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर बाहर की तरफ आ गया था, जहाँ पर काइल सनसेट को एंजॉय करते हुए अपने डिवाइन ड्रैगन हार्ट को बाहर निकालते हुए बोला, मैं पास्ट में आ गया हूँ, पर अब मैं क्या करूँ। उसी वक्त लीसे आते के साथ कहते कि तुम वहाँ पर हो। अपने पीछे लीसे को देखकर काइल उससे माफी मांगते हुए कहता है, आज सुबह के लिए माफ करना। जिस पर लीसे कहती कि चलो, कम से कम तुम्हें बुरा तो लगा। साथ ही साथ काइल बताता है, मैंने ऐसा केवल इसलिए किया क्योंकि मुझे एक अजीब सा सपना आया था, जिससे मैं परेशान हो गया था। सच में मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। फिर वो उसके सपने के बारे में पूछती है। इस पे काइल सोच में पड़ गया था, पर लीसे का कहना है, क्या वो मेरे मरने के बारे में था। जिस पर काइल एग्री था। तभी लीसे बताती है कि तो इसलिए तुम इतने व्याकुल थे। इस हालात में मैं तुम्हें माफ करती हूँ। इसके अलावा आज तुम्हारा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे काइल। जो सुनकर काइल काफी खुश हो गया था। फिर वो अपने मन में कहा, हमारी सिटी डीमन टेरिटरी के काफी करीब है। ग्रेट इन्वेजन की यह पहली वार थी जिस पर अटैक किया गया था। उन्होंने इसे जलाकर राख कर दिया, जिससे यह हेल बन गया। इस तरह मैंने लीसे को खो दिया। उस दिन मैंने कसम खाई कि मैं उसका रिवेंज लूंगा। उसको गहरी सोच में डूबा देखकर लीसे उससे पूछती है, काइल क्या हुआ, तुम ठीक हो। वैसे तुम मुझे डरा रहे हो। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि काइल के चेहरे को देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि वो कितना ज्यादा डर चुका है उस खौफनाक मंजर को देखकर। तभी काइल लीसे को बताता है, यह कुछ भी नहीं है। जिस बात का जवाब देते हुए लीसे कहने लगी, सच में, तो फिर मुझे लगता है कि यह ठीक है। दूसरी तरफ काइल अपने मन में बोला, अब से यह 3 साल बाद यह शांति खत्म हो जाएगी। मैं ही अकेला ऐसा लड़का हूँ जो यह जानता है। अगर मैं कुछ भी नहीं करूँगा तो मुझे बार बार वही चीजें देखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं उन्हें फिर से खो दूंगा, मेरी फैमिली, मेरा घर, मेरी दुनिया और मेरे लोग जिन्हें मैं प्यार करता हूँ। मैं इसे बदलने जा रहा हूँ। फिर वो जोश से भरकर कहा, मेरा फेट, मैं अपना फेट बदलने जा रहा हूँ। मैं अपना और पूरी दुनिया का फेट बदल दूंगा। मैं कसम खाता हूँ, मैं करूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लीसे हक्का बक्का हो चुकी थी। दूसरी तरफ काइल ये कहते हुए काफी कूल दिख रहा था। जिसके बाद हम काइल के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो कुछ लिख रहा था। फिर वो उसको कंप्लीट करने के बाद कहता कि यह मेरा एडवांटेज है। मैंने इस नोटबुक में फ्यूचर के सभी इवेंट को लिख दिया है जो मुझे याद है, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए। मैं 4 साल पहले से यहाँ आया हूँ। डीमन अब से 3 साल बाद चारों तरफ से हमला शुरू करेंगे, लेकिन अगर मैं लोगों को तैयार रहने के लिए कहूँ तो कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। मुझे खुद ही मिस्टीरियस डीमन किंग को मारना होगा, पर ऐसा नहीं हो रहा है। भले ही किस्मत पूरी तरह से मेरे फेवर में हो, मैं
मैं अपनी करंट एबिलिटी के अनुसार यह काम अकेले नहीं कर सकता, मैं अभी इसके बारे में नहीं सोच सकता, मुझे पहले चेक करना होगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 एंड होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में काइल अपनी सोर्ड के साथ प्रैक्टिस कर रहा था, साथ ही साथ वो एक इल्यूजन क्रिएट करने लगता है जिसमें उसकी फाइट होगी डीमन किंग से। डीमन किंग को अपने सामने देखकर काइल नर्वस हो चुका था। दूसरी तरफ डीमन किंग अपने अटैक को तैयार कर लेता है। इसी के साथ डीमन किंग ने काइल पर अटैक कर दिया था, पर काइल एक अटैक को रिफ्लेक्ट करके दूसरे को डॉज कर लेता है। साथ ही साथ उसने कई सारे अटैक को काफी आसानी से ब्लॉक कर दिया था और उसमें से कुछ को तो काट दिया था, लेकिन एक एनर्जी अटैक उसका काइल को लग जाता है, जिसकी वजह से काइल थोड़ा इंजर्ड हो गया था। पर वो बताता है ग्रेट इन्वेजन तक 3 साल बाकी है, साथ ही साथ मैंने कभी भी सोर्ड या मैजिक की सीरियस से प्रैक्टिस नहीं किया है, मुझे इसलिए चाहिए स्ट्रेंथ, वो भी जल्दी। फिर वो काफी सारे आर्मर प्रोटेक्शन को एक्टिवेट करने के साथ कहता है क्या मेरे स्पेल ज्यादा इफेक्टिव हैं? क्या मेरी मैजिक पावर इंक्रीज हो गई है? ये कहते ही वो काफी तेजी से डीमन किंग की तरफ बढ़ने लगा था, जो देखकर डीमन किंग तुरंत उस पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ काइल उन सब के अटैक को डॉज करने के बाद वो उसको हिट करने ही वाला था, तभी डीमन किंग का एक अटैक उसको लग जाता है, जिसकी वजह से वो दूर जा गिरा और वो काफी थक भी गया था। साथ ही साथ वो बताता है मेरे पास पहले से भी ज्यादा मैजिक पावर है, लेकिन मेरी बॉडी उसे संभाल नहीं पा रही है। सुसाइडल चार्ज लगाने पर भी मैं तुरंत मर जाऊंगा। रुको, अगर मैं मर भी जाऊं तो ये सब बेकार होगा। मैं ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं बुढ़ापे में खुशी और हेल्थी रह सकूं। काइल को वहां पड़ा हुआ देखकर थेरोन को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया। तभी लीसे बताती है वह कल से ही अजीब व्यवहार कर रहा है। इस पे थेरोन कहा अभी 3 दिन पहले ही उसने लगातार 50 बार घूमने के कंपटीशन के बाद उसे छोड़ने का डिसीजन लिया था। बेशक मैं ज्यादा समय तक जीतता रहा। उसी वक्त पीछे से लैला आते के साथ कहती कि मैं कसम खाती हूँ कि तुम बच्चे गलत काम कर रहे हो, मेरा पागल बेटा अपना मेंटेनेंस खुद कर रहा है। जिस पर लीसे कहने लगी वह हर समय मुझसे खाना मांगने आता रहता है। जो सुनकर थेरोन कहा प्लीज उससे ये मत कहो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लैला का कहना है मुझे पूरी कहानी तुम बाद में बता सकती हो, उससे पहले वह किस मोस्टर के साथ फाइट कर रहा है, साथ ही वह बिल्कुल अलग पर्सन की तरह व्यवहार कर रहा है, उसे कुछ हुआ है क्या? जिस पर लीसे बताती है मुझे पता है, पिछले दिन उसकी आंखें मरी हुई मछली जैसी थी। साथ ही साथ थेरोन उसकी बात को कंप्लीट करते हुए बताता है और उसने कहा कि उसका सपना इनहेरिटेड के साथ खिलवाड़ करना है। उन दोनों की बातों को सुनकर लैला को समझ में यह आता है कि केवल एक ही चीज है जो उस बच्चे को रातों रात बदल सकती है, एक लड़की। दूसरी तरफ काइल फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। तभी थेरोन कहने लगा लगता है यह वह नहीं थी, धिक्कार है उस पर, उसने मुझे हरा दिया। ये बात सुनकर लैला कहती कि अगर हमारा पोटेंशियल सस्पिशियली प्रकार से रिस्पॉन्ड देता है तो शायद मैं गलत हूँ। वो बात सुनकर लीसे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ काइल कहता कि किसी रीजन से मेरी पीठ जल रही है, क्या यह मेरी इंक्रीज मैजिक पावर का इफेक्ट है? वो अभी ये सब कह ही रहा था तभी लीसे उसके काफी करीब आकर पूछती है कबूल करो कि वो कौन है। इस पे काइल बोलता तुम किस बारे में बात कर रही हो? उसकी ऐसी बातों को सुनकर लीसे उसको पकड़ते हुए बताती है बेवकूफ मत बनो, किसके साथ तुम गुलछर्रे उड़ा रहे हो, जल्दी बताओ। पर काइल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जो सुनकर लीसे काफी गुस्से में पूछने लगती है बताओ कि वो कौन है। साथ ही साथ वो उसे इधर उधर हिला भी रही थी। बार बार इधर उधर हिलने की वजह से काइल उल्टी करने लगता है, पर लीसे को इसकी परवाह नहीं थी। वो बार बार पूछ रही थी बताओ कि वो लड़की कौन है। इसके कुछ देर बाद लीसे उससे माफी मांगते हुए कहती है प्लीज मुझे पहले के लिए माफ कर दो, इसलिए मैंने इसकी भरपाई के लिए सबसे बढ़िया दोपहर का खाना बनाया है। पर काइल अलग ही तेवर दिखाने लगता है। साथ ही साथ थेरोन उस खाने को देखकर कहने लगा अरे वाह ये काफी शानदार है। दूसरी तरफ काइल अपने मास्टर को देखकर काफी ज्यादा खुश था और वो खाने को एंजॉय ही कर रहे थे। तभी काइल बताता है क्योंकि मेरे मास्टर अब यहाँ पर हैं, इसलिए मैं तुम सभी से कुछ कहना चाहता हूँ। आपके विचार में कौन मल्टीपल नेशन पर इन्फ्लुएंस डाल सकता है और कौन उनकी बात मान सकता है? लेकिन थेरोन को ये बड़ा अटपटा सा सवाल लग रहा था। तभी काइल की मोम कहती है अर्थ मदर के कैरिस हाईएस्ट रैंकिंग के प्रीस्ट का भी इफेक्ट है, और कौन हो सकता है? वो अभी ये सब सोच ही रही थी तभी लैला का कहना है रेड वोल्फ हीरो जिसने 300 साल पहले डीमन किंग को बैटल में हराया था। साथ ही थेरोन कहा हाँ सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि डुओर्फ्स और एल्फ भी उसकी बात सुन सकते थे। उन सब की ऐसी बातों को सुनकर काइल कहता है कि तो किंग हाईएस्ट प्रीस्ट और हीरो उनमें से 2 साल पहले केवल एक ही हो सकता है। इसका मतलब यह है कि मेरे पास हीरो बनने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ये सब कहने के बाद काइल फिर से खाना लेने के लिए चला जाता है क्योंकि काइल का पेट एकदम स्नोलैक्स की तरह है। उसके जाने के बाद लैला का कहना है उसे कुछ तो हुआ होगा है ना। इस पे काइल की मोम बताती है मुझे इसकी कोई समस्या नहीं है क्योंकि अब वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगा है। पर लीसे उन सबको बताती है हमें अभी
भी उस पर केयरफुल होकर नजर रखनी चाहिए। वहाँ की तरफ काइल अपना खाना लेने ही वाला था, लेकिन उसकी पीठ फिर से जलने लगती है। इसका कारण यह है कि जब कोई काइल के बारे में पीठ पीछे बातें करता है तो उसकी पीठ जलने लगती है। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर काइल के कमरे की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो काफी सारी किताबें को पढ़ रहा होता है। साथ ही वो कहने लगा, यह जानना कि आगे क्या होने वाला है, जो कि एक है एडवेंचर। मुझे खुशी है कि मेरी याददाश्त अच्छी है। उसी वक्त वहाँ पर थेरोन आ गया था और उसको इतनी सारी किताबें पढ़ता देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। साथ ही साथ काइल कहने लगा, मैं इससे पहले कभी इतना आभारी नहीं रहा कि मेरी माँ इतनी किताबों की दीवानी है। जिसके बाद थेरोन वहाँ पर बैठने के साथ काइल को बताता है, क्या तुम हीरो बनने के बारे में सीरियस हो? जिस पर एग्री करने के साथ काइल कहता है, बिल्कुल, और वह जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी। जो सुनकर थेरोन कहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम बस बाहर जाकर ऐसा कर सकते हो। इस बात का जवाब देते हुए काइल बताने लगा था, मुझे पता है, वैसे क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है? इस पे थेरोन बोला, डीमन किंग को हराने के बारे में क्या ख्याल है? उसकी ऐसी बातों को सुनकर काइल कहने लगा, अगर मैं ऐसा कर पाता तो मैं फंसता नहीं। वैसे भी तुम्हारे अनुसार एक हीरो को क्या चाहिए? जो सुनकर थेरोन कुछ देर सोचने के बाद कहा, ताकत। पर काइल को इसके बारे में पहले से ही पता था कि अकेली ताकत का होना बेकार है। अब तो थेरोन भी कंफ्यूज हो गया था कि एक हीरो को क्या चाहिए। जिस पर काइल बताता है, सबसे पहले मुझे लगता है कि उन्हें पैसों की जरूरत होती है, क्योंकि एक हीरो मदद करने के लिए रिवॉर्ड एक्सेप्ट नहीं करता। जैसा कि कहा गया है, ट्रैवलिंग और एडवेंचर के लिए पैसे खर्च करने होते हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर थेरोन कहा, हाँ, तुम विदाउट फंड के बिना ऐसा नहीं कर सकते। जिस बात का जवाब देते हुए काइल का कहना है, इसके बाद एक हीरो को कनेक्शन की जरूरत होती है। फेमस और इन्फ्लुएंसर लोगों से स्पेशल ट्रीटमेंट हासिल करना नेचुरली रूप से तुम्हारा फेम बढ़ाता है। तुम पैसे और कनेक्शन से ज्यादातर काम आसानी से करवा सकते हो। फिर वो सवाल करता है कि और क्या चाहिए? जिस पर काइल बताने लगा, एक हीरो को किस्मत की भी जरूरत होती है, लेकिन किसी भी तरह का लक नहीं। जब दुर्भाग्य आए तो सही जगह पर होना जरूरी है, फिर तुम आगे बढ़ सकते हो और हीरो बन जाओगे। जो सुनकर थेरोन कहा, जरा रुको, तुम्हारा मतलब यह नहीं है ना? तभी काइल बताता है, नहीं, मैं समस्या पैदा करने की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं उन्हें खुद हल करना चाहता हूँ। किसी भी हालत में मैं सभी अवेलेबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने का इरादा रखता हूँ, भले ही वह सीक्रेट हो। फिलहाल थेरोन कहा, ऐसा नहीं लगता कि यह कोई एम्बिशन हीरो कहेगा। वैसे भी तुम क्यों बनना चाहते हो? जिस बात का जवाब देते हुए काइल कहा, क्यूरियस के लिए। थेरोन ये बात सुनकर कहता कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा नहीं लगता कि हीरो बनना तुम्हारा रियल गोल है। ऐसा लगता है जैसे कि तुम कुछ हासिल करने की दिशा में एक कदम है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर काइल कहता है, मेरे पास इसके अपने रीजन है, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। तभी थेरोन वहाँ से जाते हुए बताता है, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो ठीक है, इसलिए गुड लक, मैं तुमको पूरा सपोर्ट करूंगा। उसके जाने के बाद काइल कहा, दरअसल मैं तुमसे मदद की उम्मीद रखता हूँ। अब से इसका इस्तेमाल किया जा सकने वाले पैसे जुटाने के लिए कर सकता हूँ, और मैं जल्द ही उससे फिर से मिलना चाहूंगा। जहाँ तक फेम की बात है, अगर मैं आर्कन इंसिडेंट के बारे में कुछ कर सकता हूँ, हालांकि मैं इसे करीब से काटूंगा। अगले सीन में काइल के मास्टर उससे कह रही थी, जर्नी पर जा रहे हो, पर ये काफी अचानक है। वैसे क्या तुमने सैरिया को बताया है? जिस पर काइल एग्री था। जो सुनकर लैला काफी खुश होने के साथ कहती है, खैर वह ओवर प्रोटेक्टिव है। साथ ही तुमने लाउर को बताया। खैर वर्ल्ड के बारे में जानना अच्छी बात है, वैसे भी तुम इस आदमी को ले जाना मत भूल जाना। उन दोनों की ऐसी बातों को सुनकर थेरोन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर काइल बताता है, मेरा इरादा तो यही था, लेकिन मुझे तुम्हारी परमिशन पाकर काफी खुशी हुई। इस पे लैला बोली, वह एक अच्छी शील्ड बनता है, इसलिए वह तुम्हारी काफी ज्यादा मदद कर सकता है। जो सुनकर काइल अपने मास्टर को बताने लगा था, मैं उसे इस तरह बर्बाद नहीं करूंगा, बस मुझे एक मुर्गे की जरूरत है। दूसरी तरफ थेरोन गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या मेरी चाहत मायने नहीं रखती? तुम्हें इससे कैसे फर्क पड़ सकता है? इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर एक जंगल की तरफ आ गया था, जहाँ पर लीसे काइल से कह रही थी, क्या ये सच है कि तुम एक जर्नी पर जा रहे हो? उसकी इस बात पर एग्री करने के साथ काइल बताता है, हाँ, 2 दिनों के लिए। जो सुनकर वो सवाल करती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? जो सुनकर काइल बताता है, मेरा पहला पड़ाव रॉयल कैपिटल है, मुझे वहाँ जो चाहिए वह मिल जाएगा और फिर मेरा असली काम शुरू हो सकेगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लीसे कुछ कहने की कोशिश करने लगती है, पर काइल उसे वहीं पर रोकने के साथ कहने लगा, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा रहा हूँ। काइल की ऐसी बातों को सुनकर लीसे कही, क्यों नहीं, तुम तो थेरोन को ले जा रहे हो, है ना? मैं ओरेकल वॉरियर्स के साथ ट्रेनिंग लेती हूँ, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी। जिस बात का जवाब देते हुए काइल कहता है कि मुझे शक है कि तुम्हारी माँ चाहेगी कि तुम खुद को खतरे में डालो। तभी लीसे कही, मैं उनकी ग्रेव पर जाकर जितनी हो सके उतनी माफी मांगूंगी। इस पर काइल बताता कि मैं भी चाहता हूँ कि तुम कहीं सेफ प्लेस पर रहो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लीसे कुछ कहने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उससे पहले
पहले ही काइल उसका मुंह बंद कर दिया। काइल को किस करता देखकर लीसे काफी हैरान हो चुकी थी। किस करने के बाद काइल कहने लगा, जब मैं वापस आऊंगा तो तुम पहले इंसान होगे जिससे मैं मिलूंगा, इसलिए विश्वास रखो और मेरा इंतजार करो। जबकि दूसरी तरफ लीसे प्लस करते हुए बताती है, कोई फेयर नहीं, जब तुम ऐसा करते हो तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। ये बात सुनकर काइल कहता कि उस एज के साथ आने वाला कंपोजर कहो, लेकिन लीसे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है। वैसे ये दोनों 16 साल के हैं। तभी लीसे का कहना है, मुझसे वादा करो कि तुम सुरक्षित वापस आओगे, ठीक है? जिस पर एग्री करने के साथ काइल कहा, हाँ मैं कोई लापरवाही नहीं बरतूंगा। जो सुनकर लीसे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसी के साथ वहाँ पर रोमांटिक माहौल क्रिएट हो गया था। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर मार्केट की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो दोनों मार्केट में घूम रहे थे। तभी काइल बताता है, तुमको मेरे साथ खरीदारी करने और मजबूर करने के लिए माफ करना। पर लीसे इससे नाराज नहीं थी। जिसके बाद वो दोनों सामने की तरफ देखते हैं, जहाँ पर एल्फ थी, लेकिन काइल इसको जानता था। फिर वो उसके पास पहुंचकर सोचने लगा, जहाँ पर एल्फ काइल से चिपकी हुई थी। साथ ही वो बताती है, जब हम अकेले हो तो मुझे असली नाम से पुकारना, और मेरा असली नाम है, और वो नाम काइल लेता है एक्सिस। किसी दूसरे से अपना नाम सुनकर एक्सिस भड़कते हुए कहती है, तुमने अभी अभी क्या कहा? तभी काइल अपने मन में बोलता, अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, हम तो पहली बार मिल रहे हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि उसका नाम एक सीक्रेट है। लेकिन एक्सिस उससे पूछती है, तुम हो कौन? और वो ये कहते हुए अपनी सोड को बाहर निकालने ही वाली थी, तभी काइल उसे वहीं पर रोक दिया था। जो देखकर एक्सिस कही, तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। पर काइल कुछ ना कहते हुए अपने मन में कहा, वह सीन क्रिएट करने जा रही थी, इसलिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। जिसके बाद वो उसे स्लिप मैजिक से सुला देता है। उसके ऐसा करते ही एक्सिस काइल की बाहों में आ गई थी। दूसरी तरफ एक्सिस को लेकर खड़ा काइल कहता है कि सोचने पर पता चलता है कि उसने बताया था कि वह पहले भी रिमार्स जा चुकी है। कभी भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ मेरी मुलाकात इससे होगी। वो अभी ये सब कह ही रहा था, तभी उसके पीछे से लीसे काफी गुस्से में कहती है, काइल मैं जानती हूँ कि वह सुंदर है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतनी जल्दी उसके पीछे अट्रैक्ट हो जाओगे। उसको इतना गुस्से में देखकर काइल बताता कि मैं इसे समझा सकता हूँ, देखो मैं तुम्हारे बिना अकेला था। जिस बात का जवाब देते हुए लीसे बताती कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और मैं तुम्हारे पास ही हूँ, ठीक है? मैं आखिरकार तुम्हारे साथ जा रही हूँ, ठीक है? और इसी के साथ फैसला हो गया। लीसे भी काइल की जर्नी पर जाएगी, जिस पर किसी भी हालत में काइल उसे रोक नहीं सकता, वरना काइल की खैर नहीं। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर काइल के घर की तरफ आ गया था, जहाँ पर वो एक्सिस से कह रहा था। साथ ही साथ एक और बात, जब काइल बैटल के लिए डीमन किंग के सामने चला गया था, तो उसके साथ एक और लड़की थी जिसका नाम उर्जा था, और ये वही लड़की है। तभी उर्जा का कहना है, तुमको लगता है कि अब ये काम करेगा? मेरे असली नाम को केवल मेरे मोम डैड ही जानते हैं, और तुमको ये कहां से पता चला? उसकी ऐसी बातों को सुनकर काइल अपने मन में बोला, मैं उसे यह नहीं बता सकता कि 4 साल बाद हम एक दूसरे से प्यार करने लगेंगे, और वह खुद ही यह बात बताएगी। उसको कुछ न कहता देखकर उर्जा गुस्सा करते हुए कहती है, नॉर्मली मुझे तुम्हें चुप कराने के लिए तुमको मारना होगा। उर्जा की खतरनाक बातों को सुनकर काइल समझाता है कि मैं एंड में तुम्हें बता दूंगा। इस पे उर्जा बताती है, बेवकूफ मत बनो, क्या तुम जानती हो कि एक एल्फ का नाम कितना ज्यादा जरूरी होता है? जिस पर काइल बोलता है, मैं ऐसा करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मुझे मारने नहीं दे सकता, और मेरा एक सजेशन है, जब तक कि मैं तुमको बता ना सकूं क्यों, हम एक कंट्रोल एप्लीकेशन करें, मुझे तुम्हारे असली नाम का गलत इस्तेमाल करने से रोकने के लिए। तभी उर्जा बोली, क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट के एप्लीकेशन के बारे में जानते हो? जिस पर काइल बताता है कि आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट के साथ किए जाते हैं, लेकिन गॉड्स के नाम पर एलिमेंट इंसानों को बांधने के लिए अपना असली नाम दे सकते हैं। शर्त यह होगी कि मैं किसी को भी तुम्हारा असली नाम नहीं बताऊंगा, और ना ही गलत इस्तेमाल करूंगा। ये बात सुनकर उर्जा कहती कि क्या तुम जानते हो कि अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा तो क्या होगा? जिस पर एग्री करने के साथ काइल कहा, हाँ मैं मारा जाऊंगा। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लीसे परेशान हो चुकी थी। तभी उर्जा बताती है, मेरी लाइफ भी खतरे में है, अगर तुम सीरियस हो तो चलो इसको आजमाते हैं। इस पर काइल भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। साथ ही साथ उर्जा आगे की बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, अच्छे से, जैसा कि मैंने कहा कि मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट पर सिग्नेचर नहीं कर सकती जब तक कि फुल मून ना हो। अगली बार फुल मून कुछ सप्ताह दूर है, तब तक हमें यही टाउन में रहना होगा। जिस बात का जवाब देते हुए काइल का कहना है, लेकिन मुझे माफ करना, मैं तो कल जा रहा हूँ। जो सुनकर उर्जा काफी हैरान हो गई थी। नेक्स्ट सीन में काइल की मम रोते हुए उससे कहती है, काइल तुम सिर्फ मीट नहीं खा सकते, ठीक है? मैं जानता हूँ मॉम, इसके लिए आप चिंता मत करिए, मैं उसके साथ रहूंगी। तुम सचमुच आ रही हो? हाँ, ये तो कल ही फैसला हो चुका था। उसी वक्त काइल के डैड उसको शुभकामनाएं देते हुए कहे, गुड लक काइल, और अपने दोस्तों का ध्यान रखना। जो सुनकर काइल बुद्ध बनकर खड़ा
हो गया था, जिसे देखकर लीसे उसे फटकारते हुए बताती है वह तुमसे बात कर रहे हैं, क्या तुम्हें मालूम है? जिस पर एग्री करने के साथ काइल कहा, खैर मॉम डैड अपना ख्याल रखना, सारी रात जागे कर पढ़ते मत रहिएगा, ठीक है? जिस पर उसकी मॉम एग्री थी। फिर वो उनको गुड बाय कहकर वहाँ से चले गए थे। रास्ते में थेरोन ऊर्जा पर लाइन मारते हुए कहता है, मुझे काफी खुशी है कि तुम जैसी सुंदरी ने हमारी पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। जिस पर ऊर्जा बताती है, मैं तो बस उसे देखने के लिए आई हूँ, मैं तुम्हारी पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। उनके आगे की तरफ लीसे काइल को बता रही थी, रुको, क्या रॉयल कैपिटल दूसरी ओर नहीं है? इस पे काइल बोलता कि हम उसे बाद के लिए बचा कर रख सकते हैं, अब जबकि ऊर्जा एलिमेंटर हमारी पार्टी में शामिल हो गई है। लेकिन ऊर्जा मना करते हुए कहती है, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं हूँ। पर वो दोनों इस खुशी में तालियां बजाने लगे थे, जो देखकर काइल बोला, सबसे पहले हम एंड गार्ड माउंटेन की ओर बढ़ेंगे, क्या तुम एंड गार्ड की स्टोरी जानती हो? जिस पर लीसे बताती है, यह एक एंशिएंट मैजिकल किंगडम जारलिस के बारे में है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर काइल का कहना है, यह मैजिक क्वीन लेबिरिंथ के बारे में है ना? वह जगह तो बस लेजेंड की है, देखो मेरे पास इस जगह का मैप है, देखो इसमें ट्रेजर रूम भी दिखाया गया है। तभी थेरोन अफसोस करते हुए कहता है, बेचारा काइल नकली चीज में ठगा गया। दूसरी तरफ काइल मना करते हुए कहता है कि नहीं, मैं कसम खाता हूँ कि यह असली है। तभी लीसे बोली, बेशक तुम इस पर बिलीव करना चाहोगे, जो लोग पैसे के पीछे पागल हो जाते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि उनसे इस तरह खरीदने की उम्मीद करना काफी ज्यादा है। तभी उस मैप को ऊर्जा देखते हुए बताती है, ये मैप तो 1000 साल पहले से भी ज्यादा पुराने मैजिक ट्री से बना है। यह टेक्निक बहुत ही पहले विलुप्त हो चुकी है, इसलिए अब इसको क्रिएट नहीं किया जा सकता, यह जरूर असली है। उसके मुंह से ये सुनकर थेरोन उस पर विश्वास करते हुए कहा, तो फिर यह असली डील होगी, तुम हमेशा एक खूबसूरत लड़की पर विश्वास कर सकते हो। दूसरी तरफ काइल थेरोन को मन ही मन गालियां दे रहा था, जबकि लीसे एक जगह पर पॉइंट करते हुए बताती है, लेकिन यह जगह तो बड़ी दिखती है, ट्रेजर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? लेकिन इसका भी हल काइल के पास था, क्योंकि उसके पास एक प्लान है। जिस पर वो तीनों उसके प्लान के बारे में पूछते हैं। तभी काइल कहा, हम खोदेंगे। जिसके बाद वो लग जाते हैं खुदाई करने के लिए। खुदाई करते समय थेरोन को मालूम नहीं था कि हम खोद क्यों रहे हैं। जिस पर काइल बताने लगा था, मैंने तुमसे कहा था हम ट्रेजर तक पहुंचने का एक छोटा सा रास्ता खोद रहे हैं। यह लैबिरिंथ बहुत बड़ी है और खतरनाक ट्रैप से भरी हुई है, साथ ही साथ इसमें काफी सारी पहेलियां भी होंगी, यहाँ तक कि वहाँ पर मैजिकल वेपन भी होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा डर थेरोन को ट्रैप से लग रहा था, यहाँ तक कि वो उसको बताता है, वैसे क्या ये सब चीजें मैप पर थीं? जिस बात पर काइल कुछ देर सोचते हुए अपने मन में कहा, मैं जानता हूँ कि वह वहाँ इसलिए है क्योंकि पिछली बार उन्होंने मुझे काफी परेशान कर दिया था। यही सब सोचकर काइल खुदाई जारी रखते हुए बताता है, यह लैबिरिंथ एक लेजेंडरी बन चुकी है, इसलिए हमें अलर्ट रहना होगा। उसकी इस बात पर थेरोन भी एग्री था। साथ ही साथ काइल कहता कि जब मैंने हीरो बनने की कसम खाई तो मैंने नहीं सोचा था कि टनल खोदने का मेरा पहला कदम होगा। उसकी बात के बीच ऊर्जा का कहना है, मैं भी यही कह सकती हूँ, हम ऐसा करने के लिए डुवोर्बन सोल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? उसकी ऐसी बातों को सुनकर काइल समझाता कि अरे इसमें हमारे मैजिकल आइटम खरीदने की लागत बच रही है। ये कहते ही उन्होंने खुदाई फिर से चालू कर दी थी। तभी ऊर्जा थेरोन को वहाँ पर खुदाई ना करने को कह रही थी, क्योंकि उसने दीवारों को मजबूत करने का काम पूरा नहीं किया है। साथ ही साथ काइल ट्रेजर के कमरे की डायरेक्शन की कंफर्मेशन करने के लिए मैजिक का पता लगाएगा। मैं पहले से ही इस पर काम कर रहा हूँ, क्या ये सिर्फ मैं ही हूँ या ऊर्जा इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रखती है? खैर वह एक सीरियस लड़की है। इसके बाद हम रात के डिनर का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक बियर का पैर पक रहा था और वो दोनों उसे मजे से खा रहे होते हैं। साथ ही साथ वो लोग उस खाने की तारीफें करते हुए कहते हैं, ये काफी अच्छा है। कड़ी मेहनत करने के बाद खाना खाने का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। स्पिरिट मैजिक पर किए गई मेरी कोशिश के बाद यह मुझे फिर से शुरू करने के लिए मोटिवेट कर रही है। जितना चाहो उतना खा सकती हो, ये सब हम लोगों के लिए ही है। वैसे लीसे तुमने इसे कैसे पकड़ा, ट्रैप से या कुछ और तरीके से? मैंने इसे नंगे हाथों से पकड़ा है। ये सुनकर ऊर्जा के होश उड़ चुके थे। इसके बाद यहाँ सीन हॉट स्प्रिंग की तरफ आ गया था, जहाँ पर लीसे नहाते हुए कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पहाड़ों की इतनी गहराई में मुझे नहाने का मौका मिलेगा। यह तुमने बनाया है ना मिस ऊर्जा? जिस पर एग्री करने के साथ ऊर्जा बताती है कि मेरे पास ग्राउंड वाटर प्रोवाइड कराने वाली एक अडीन है। मैंने यह तरकीब जर्नी पर जाने से पहले ही निकाल ली थी। उसकी ऐसी बातों को सुनकर लीसे बताती है, मैजिक काफी बढ़िया है, मुझे जलन हो रही है क्योंकि मैं इनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। जिस बात का जवाब देते हुए ऊर्जा कही, तुमने नंगे हाथों से एक बियर को मार गिराया, ये काफी बढ़िया है। क्या तुम काइल के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई हो? जिस बात का जवाब देते हुए लीसे का कहना है, मुझे भी ऐसा ही लगता है।
हालांकि मुझे लगा कि मुझे भी इसकी जरूरत है। मिस ऊर्जा, मुझे नहीं लगता कि तुमको अपने असली नाम के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। मुझे पता है कि काइल कुछ छुपा रहा है, लेकिन वह ऐसा कभी भी कुछ नहीं कहेगा जिससे हमें दुखी हो। मैं तब तक इंतजार करने का प्लान बना रही हूँ जब तक वह हमें यह सब बता नहीं देता कि वह क्या है। अगर वह तुमको चोट पहुँचाने के लिए कुछ भी करता है मिस ऊर्जा, तो मैं जिम्मेदारी लूंगी। तभी ऊर्जा उससे कहती है, मिस कहना बंद करो, मुझे सिर्फ ऊर्जा कहो। जिस पर लिसे एग्री थी, पर वो उसका बट देखते हुए काफी हैरान हो चुकी थी। जो देखकर ऊर्जा उसे समझाती है कि इसका जिक्र मत करो, मैं इसके बारे में सेल्फ कॉन्शियस हूँ। दूसरी तरफ थेरन उनकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, पर काइल उसे ऐसा करने से रोक लेता है। काइल को रोकता देखकर थेरन का कहना है, मुझे छोड़ दो, मैं उन पर जासूसी करना चाहता हूँ। इसके कुछ देर बाद हम टनल का सीन देखते हैं जहाँ पर काइल मैप को ही देख रहा था। तभी ऊर्जा आते के साथ काइल को बताती कि थेरन अभी तक वापस नहीं आया। ये बात सुनकर काइल कहता है कि नहीं, उसने कहा कि वह छुट्टी ले रहा है, वह हमेशा ऐसा करता है। जिस बात का जवाब देते हुए ऊर्जा पूछती है, कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है, तुम हीरो क्यों बनना चाहते हो? लीसे और थेरन तुम्हारी जासूसी नहीं करेंगे क्योंकि वह तुम पर भरोसा करते हैं, लेकिन मैं अलग हूँ। ये रिंग तुम्हारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है ना? जिस सवाल का जवाब देते हुए काइल कहता है, तुमने देख लिया, इसमें से हर एक में मेरी बॉडी का वजन 1 या 2 गुना बढ़ जाता है। किसी भी हालत में फिलहाल मैं अपनी फिजिकल फिटनेस पर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी ऐसी बातों को सुनकर ऊर्जा बताती कि इतना दूर क्यों जाओ, क्या इसका मेरे असली नाम जानने से कोई नाता है? पर वो उसका जवाब नहीं देना चाहता था। साथ ही साथ काइल ने खोदते खोदते उस लैबिरिंथ को खोज निकाला। तभी काइल ऊर्जा से उन दोनों को बुलाने को कहता है, जिसके कुछ देर बाद काइल ने अपनी एक ही लात से उस दीवार को तोड़ दिया। फिर सामने आया काफी सारा ट्रेजर। उस ट्रेजर को देखकर थेरन पागल होते हुए कहता है, तुम जीवन भर मौज मस्ती कर सकते हो और फिर भी तुम्हारे पास पैसा बच जाएगा। दूसरी तरफ काइल सबसे कहता है कि यहाँ हम इसलिए आए हैं क्योंकि मुझे अपना गोल अचीव करने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए इसके गुलाम मत बनो। देखो, जो लोग पैसों के पीछे पागल हो जाते हैं उनके साथ क्या होता है। जिसके बाद हम थेरन को देखते हैं जो सच में पागल हो चुका था। उसकी ऐसी हालत को देखकर ऊर्जा बताते कि कितना शर्मनाक है। साथ ही लीसे कहती, कोई भी एंड ऐसा नहीं चाहता। तभी काइल थेरन का शुक्रिया अदा करते हुए बताता है, तुम्हारी वजह से उनके दिल साफ रहेंगे, लेकिन अब मेरे पास मौका है। दूसरी तरफ थेरन उन पैसों में पूरी तरह से खो गया था और वो उन पैसों को लड़कियों पर खर्च करने की बात कर रहा था, जबकि काइल एक अलग ही जगह पर जाने लगता है और वहाँ पर एक सोड रखी हुई थी। उस सोड को देखकर काइल काफी खुश हो गया था। तभी उसमें से सोड स्पिरिट आते हुए कहती है, एक इंसान, मैं इस बात से इम्प्रेस हूँ कि तुम इतना दूर तक आ गए। एपिसोड 3 की शुरुआत में सोड स्पिरिट काइल को बता रही थी, तुम काफी सारे चैलेंजेस को फेस करने के बाद मेरे सामने खड़े हो, तुम इसको डिजर्व करते हो। और वो आगे कुछ भी कह पाती, तभी काइल उसका मुंह बंद करते हुए कहता है, चुप रहो, मेरे दोस्त सुन लेंगे। पर इस बात की वजह से सोड स्पिरिट भड़क गई थी, इसलिए वो उसका हाथ छुड़ाने के साथ बताती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? लेकिन वो उसको फिर से चिल्लाता देखकर दोबारा से उसका मुंह बंद करते हुए कहता है, मैं तुमसे चुप रहने के लिए कह रहा हूँ, साथ ही मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम मैजिक क्वीन सिल्डोनिया जार्लेस की रेप्लिका हो, जो एंशिएंट मैजिक किंगडम के एक्सट्रीम के दौरान रूल करता था, जिसे खुद क्वीन ने तैयार किया था। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मैजिक क्वीन काइल से पूछती है, तुम इतना कुछ कैसे जानते हो? जिस बात का जवाब देते हुए काइल बोलता, मैं बाद में समझाऊंगा। इसके अलावा हमें यहाँ तक पहुँचने में काफी आसानी हुई क्योंकि हमने तुम्हारे ट्रैप को पार ही नहीं करा, हमने सीधे एक शॉर्टकट का रास्ता इस्तेमाल करा। ये बात सुनकर मैजिक क्वीन उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, तुमने मेरे टॉम के साथ ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पर काइल उसको आखिरी पड़ाव के बारे में समझाता है। खैर, क्या तुम फाइनल ट्रैप को देख सकती हो? यह असली ट्रैप है। अब मैं इस सोर्ड को बाहर निकालने जा रहा हूँ। लेकिन मैजिक क्वीन को यह भी पता था कि वो उसके बारे में भी जानता है। साथ ही साथ उसको यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये बंदा कौन है। जिसके बाद सोर्ड स्पिरिट अपनी सोर्ड में चली गई थी। दूसरी तरफ काइल बड़े ही कॉन्फिडेंट के साथ सोर्ड को बाहर की तरफ खींच लिया था। यहाँ तक कि काइल याद करने लगा था कि मैंने काफी सारी मुश्किल झेली है और मैं उनका बदला लेके रहूंगा। अब सोर्ड स्पिरिट काइल के साथ जुड़ चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी सारी मेमोरीज के बारे में उसको मालूम पड़ गया था। साथ ही काइल का कहना है, तुमने मेरी यादें देख ली होंगी। मेरे पास डिवाइन ड्रैगन का हार्ट है, लेकिन इस पे सोर्ड स्पिरिट को विश्वास नहीं हो रहा था। पर उसको यह पता चल गया था कि इसके पास टाइम ट्रेवल का मैजिक मौजूद है। उसी वक्त उसके दोस्त काइल को पुकारते हुए टॉम की तरफ आ रहे थे। उनको अपनी तरफ आता देखकर काइल घबराते हुए कहा, यह अच्छा नहीं है, मेरे दोस्त को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तुम बस मेरे गाइडेंस को फॉलो करो, ठीक है? लेकिन सोर्ड स्पिरिट इसके लिए तैयार नहीं थी। पर काइल उससे विनती करने लगता है, जो देखकर सोर्ड स्पिरिट आखिर में मान गई थी। दूसरी तरफ लीसे उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी काइल अपनी एक्टिंग को शुरू
करने के साथ कहता कि वाह, एक लेजेंडरी इंटेलिजेंट सोड और उसका नाम सिल्डोनिया जारलेस है। जो सुनकर वो तीनों थोड़ा सा हैरान जरूर हुए थे। इसके कुछ देर बाद सिल्डोनिया कुकीज खाते हुए बताती है, क्या लीसे ये तुमने बनाया है और ये काफी टेस्टी है। जिस बात का जवाब देते हुए लीसे कहती है, ये तो बस हमारी सिंपल रेसिपी है जो मैंने हमारे जाने से पहले तैयार की थी। वैसे क्या तुम सचमुच मैजिक की क्वीन हो? ये बात सुनकर सिल्डोनिया कहती कि ये सटीक तौर पर कहे तो मैं उसका एक पार्ट हूँ। मैं एक मैजिक की लाइफ फॉर्म हूँ जिसे अप्रेजल करने के लिए बनाया गया है। क्या तुम मेरे ट्रेजर को हासिल करने के काबिल हो? दूसरी तरफ थेरोन उसे हैरान होकर देख रहा था कि ये लड़की खाती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। तभी सिल्डोनिया बोली, मुझको अपना भरण पोषण करने के लिए खाते रहना चाहिए। उसी वक्त लीसे सवाल करती है, तुम एक बच्ची जैसी क्यों दिखती हो? जिसके जवाब पर सिल्डोनिया का कहना है, मैंने अपनी ग्रोथ उस एज में रोक दी जब मैं मैजिक पावर की पीक पर थी और मैं मरते हुए बुरी नहीं दिखना चाहती थी। अगर तुम मेरे ट्रेजर के लायक नहीं होते तो मैं फाइनल ट्रैप को एक्टिवेट कर देती और लैब्रिंथ को डिस्ट्रॉय कर देती, लेकिन तुम मुझे इंटरेस्टिंग लगे। अभी के लिए तुम्हें मेरी अप्रूवल है। तुम उस सोर्ड का इस्तेमाल अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो और वहाँ से अपोर्ट बैग भी ले लेना। यह ट्रेजर रूम से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह ट्रेजर हासिल करने के लिए आसान है। तभी कबाब में हड्डी बनते हुए थेरोन बताता कि अरे क्या मैं भी सोर्ड का इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्यों ना मैं काइल की जगह तुम्हारा इस्तेमाल करूँ? जो सुनकर सिल्डोनिया हैरान हो चुकी थी, पर वो कुछ देर सोचने के बाद बताती है, तुम इसके काबिल नहीं हो। ये बात सुनकर वो दोनों कहने लगी थी, इसके लिए तुमको हर बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। 1000 साल बाद भी तुम्हारा स्वाद नहीं बदलेगा। अगले सीन में सिल्डोनिया सीख कबाब का आनंद ले रही थी। फिर वो कुछ और खाने के लिए स्मेल करने के साथ कहती कि वहाँ के स्टॉलों पर और भी अच्छा पक रहा है, पर थेरोन उसे रोकते हुए कहा, तुम पहली बार बड़ी सिटी में आई हो, इसलिए एक अच्छी बच्ची की तरह रहो। दूसरी तरफ लीसे काइल से पूछती है, अब हम कहाँ जा रहे हैं? जिस बात का जवाब देते हुए काइल बताता कि खैर हमें अपना ट्रेजर मिल गया है तो हमें अपकमिंग बैटल की तैयारी के लिए इसको खर्च करना होगा। हमें हाई क्वालिटी वाले गियर की जरूरत होगी। जिसके बाद हम एक शॉप का सीन देखते हैं जहाँ पर काइल उस बंदे से कह रहा था, मैं इक्विपमेंट खरीदना चाहता हूँ। जिस बात का जवाब देते हुए बंदा बोला, माफ करना लेकिन क्या आपके पास किसी से कोई रेफरल है? उसकी ऐसी बातों को सुनकर काइल का कहना है, तुमको नए कस्टमर से स्टोर में आने से पहले डिपॉजिट लेना होगा। उसकी इस बात पर वो पर्सन उससे माफी मांगते हुए कहता कि मुझे माफ करना लेकिन हम 10,000 गैडोल का डिपॉजिट मांगते हैं। तभी काइल उसको कुछ कॉइन देते हुए कहा, क्या 5 गोल्ड जारलेस कॉइन हम चारों के लिए काफी होंगे? इन कॉइन को देखकर बंदा हैरान होने के साथ बताता है, आपकी कंफर्मेशन के लिए शुक्रिया, मुझे आपको अंदर का रास्ता दिखाने की परमिशन दे। और ये जारलेस कॉइन काफी ज्यादा रेयर होते हैं। अंदर की तरफ एक एल्डर अपने कस्टमर को बता रहे थे, मैं शॉपकीपर फेस्बा हूँ। जबकि सिल्डोनिया कुछ सोड को देखते हुए कहती है, अच्छा यह तो लानिस की करतूत है। जो सुनकर फेस्बा बताता कि मैं इम्प्रेस हूँ कि तुमने इसे पहचान लिया। वह एंशिएंट मैजिक किंगडम का एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्राफ्टमैन था। तभी सिल्डोनिया कही, वह इतना भी महान नहीं था, वह काफी प्राउड था। जब मैंने उसके काम में खामियां निकालने लगी तो वह रोने लगा। अब ये सुनकर फेस्बा हक्का बक्का हो गया था। उसी वक्त काइल उसका मुंह बंद करते हुए कहता है कि प्लीज इसकी बातों पर ध्यान मत दो, इस बच्चे की इमेजिनेशन काफी सीरियस है। अगले सीन में सिल्डोनिया दूसरी वेराइटी की कुकीज खाते हुए कह रही थी, ये तो उससे भी ज्यादा टेस्टी है। दूसरी तरफ फेस्बा एक कॉस्ट्यूम दिखाते हुए कहता कि ये हमारे शॉप का मेन प्रोडक्ट है, पर इसके बारे में काइल को पहले से ही पता था कि ये ड्रैगन लेदर आर्मर है। जो सुनकर फेस्बा बोलता कि ड्रैगन के स्किन की फिजिकल और मैजिकल प्रोटेक्शन के अलावा हमने इसमें हीट, कोल्ड, पॉइजन रेजिस्टेंट जोड़ा है। लाइनिंग फीनिक्स फेदर से बनी है, इसलिए तुम इससे पता लगा सकते हो कि इसकी कीमत कितनी होगी। तभी काइल कहा, ठीक है मैं इसे लूंगा। जो सुनकर फेस्बा हैरानगी से उसे ही देख रहा था। उसी वक्त काइल थेरोन की राय के बारे में पूछता है। जिस बात का जवाब देते हुए थेरोन कहा, तुम मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकते और ये मेरे आसपास के लेवल का भी नहीं है। उस पागल की बातों को सुनकर काइल उन दोनों से कहता है कि हम यहीं से अपना इक्विपमेंट हासिल कर रहे हैं, इसलिए अपने जरूरत की हर चीज सेलेक्ट कर लो। पर फेस्बा का मुंह खुला का खुला रह गया। उसको यह समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। इसके कुछ देर बाद काइल उस यूनिफॉर्म को पहनते हुए बोला, यह मेरी उम्मीद से ज्यादा हल्का है और चलने में भी आसान है। साथ ही साथ ली से बियर ग्लव्स को लेने के साथ बताती कि यह गोटलेट्स भी अच्छा लगता है। दूसरी तरफ उर्जा ने स्पिरिट स्टोन एमुलेट ले लिया था, जबकि थेरोन ने एक नया यूनिफॉर्म पहन रखा था। साथ ही साथ वो एक लड़की से कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी सोड है जो लड़कियों को मुझ पर लट्टू कर दे, स्पेशली तुम जैसी लड़की को? लेकिन वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। तभी काइल फेस्बा से पूछता कि क्या मैं तुम्हारे मैजिक स्टोन को देख सकता हूँ? जिसके बाद फेस्बा एक मैजिक स्टोन को उसके सामने धरते हुए उसके बारे में बताता कि ये स्टोन ऑफेंस के लिए एक्सप्लोजन से इंचांटेड। अब बताओ उसके बारे में क्या ख्याल है? जो सुनने के बाद काइल का कहना है, यूजफुल लगता
है, क्या तुम्हारे पास रेप्टाइल मॉन्स्टर के खिलाफ कोई हाईली इफेक्टिव कुछ है? फिर वो एक संदूक में से ब्राजिला स्टोन को बाहर निकालते हुए कहता है, कोल्ड स्पेल से स्टोन पर इंचांटेड करना मुश्किल है, इसलिए ये काफी महंगे होते हैं। ये सब सुनने के बाद काइल कहा, हम दोनों में से जो भी तुम्हारे पास है वो सब ले लेंगे। उसकी ऐसी बातों को सुनकर फैसबा को झटके पे झटके लगे जा रहे थे। तभी काइल बताता है, अगर तुम्हारे पास हीलिंग पोशन है तो वो हम सब ले लेंगे, और ये सिक्कों का भारी बोझ होगा तो क्या मैं जेम्स से पे कर सकता हूँ? फिर वो उसकी तरफ पैसों से भरा हुआ झोला धरने के साथ कहता है कि यह लगभग 10 मिलियन गैडोल्स होना चाहिए। 10 मिलियन गैडोल्स को देखकर फैसबा को चक्कर आने लगते हैं। इसके कुछ देर बाद शॉप के सभी लोग गेट के बाहर खड़े होकर कह रहे थे, थैंक यू वेरी मच, हम आपके नेक्स्ट विजिट का इंतजार करेंगे। रास्ते में थेरोन बोल रहा था, यार ये तो बहुत ही बड़ी शॉपिंग थी, मैं आशा करता हूँ कि कोई भी बुरी अफवाहें नहीं फैलाएगा। जिस बात का जवाब देते हुए काइल बताता कि यह कोई समस्या वाली बात नहीं है, क्योंकि हम कल चले जाएंगे। ये बात सुनकर थेरोन हक्का बक्का होने के साथ कहता है, हम यहाँ केवल एक रात के लिए हैं, तो मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। जो कहने के बाद वो लड़कियों से भरे पब की तरफ रवाना होने लगा। उसकी ऐसी हरकतों को देखकर ली से कहती है कि मुझे लगता है कि मैं चारों ओर नजर डालूंगी, क्योंकि मैं अक्सर रॉयल कैपिटल में नहीं आती, पर ऊर्जा यहाँ पहले भी आ चुकी है, इसलिए वो फैसला करती है कि ली से मैं तुम्हें यह जगह घुमाऊंगी। फिर वो दोनों काइल से अलविदा लेकर वहाँ से चली गई थी। उनके जाने के बाद सिल्डोनिया का कहना है, तो फिर मैं भी जाना चाहूंगी, क्योंकि मैं टेस्टी रेस्टोरेंट की जांच करना चाहती हूँ। लेकिन काइल उसे रोकने के साथ बताता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब जब वो लोग हमारे आसपास नहीं है, इसके बाद हम एक रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर काइल कह रहा था, सबसे पहले मैं कुछ कंफर्म करना चाहता हूँ, क्या सचमुच फ्यूचर को बदलना मुमकिन है? जिस बात का जवाब देते हुए सिल्डोनिया बताती कि ये कहने का अजीब तरीका है, डिफरेंस के अनुसार फ्यूचर पक्का नहीं है। जब तुम समय के पीछे की ओर ट्रैवल करते हो तो तुम एक न्यू वर्ल्ड में पहुंच जाते हो। यह सिर्फ मेरी थ्योरी है, लेकिन इसमें कोई एक टाइमलाइन नहीं है, इसलिए टाइम ट्री की ब्रांचेस की तरह काफी सारी लाइन में बांटा जाता है, और तुम्हारी स्पिरिट एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में कूद गई। इसके एविडेंस के रूप में तुमने डिवाइन ड्रैगन हार्ट को कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल किया। जो सब जानने के बाद काइल का कहना है, अगर तुम एक नई दुनिया में हो तो यह जरूरी नहीं है कि तुम उसी हिस्ट्री को फॉलो करो। तभी सिल्डोनिया समझाती है, कम से कम बिल्कुल सिमिलर नहीं, हालांकि बोर्ड स्ट्रोक्स वही रहेगी। इस तरह पर ग्रेट इन्वेजन लगभग पक्के रूप से होकर रहेगा। नेचुरल रूप से ऐसा तभी होगा जब तुम या मैं कुछ नहीं करेंगे। हमारे लिए अपने एक्शन और भागीदारी के माध्यम से एक नया इतिहास गढ़ना मुमकिन होना चाहिए, हालांकि यह मुश्किल साबित होगा। उसकी इस बात पर काइल एग्री करने के साथ कहता है कि मेरे लिए इतना ही काफी है, लेकिन एक मिनट रुकिए, इस वर्ल्ड में अब तो 2 डिवाइन ड्रैगन हार्ट हैं, पर मेरे पास सिर्फ एक ही है। तभी सिल्डोनिया बोली, मेरे पास इसके बारे में एक भी थ्योरी नहीं है। मैजिक में सबसे ज्यादा फोरबिडन मैजिक है और फ्यूजन स्पेल जिसका कभी नाम नहीं लिया जाता। साथ ही साथ काइल को फ्यूजन स्पेल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए सिल्डोनिया आसान लफ्जों में बताती कि सरल शब्दों में कहे तो यह स्पिरिट को मिलाकर अपनी मैजिक पावर को इंक्रीज करने का तरीका है। तुम्हारी मैजिक पावर जन्म के समय तुम्हारे सोल के इंस्ट्रक्चर द्वारा निर्धारित होती है। एंशिएंट जनरेशन में हमने सोल को स्ट्रॉन्ग करने के तरीके के बारे में रिसर्च किया। यह काम उन्हें एक साथ मिलकर किया जा सकता है, लेकिन इसमें कई दिक्कतें थी। हमने बच्चों की सोल का इस्तेमाल करके देखा और आर्टिफिशियल सोल का भी प्रयोग किए। इस पर ख्याल रखने पर हमें किसी बात का डर नहीं था, हम गोड से भी नहीं डरे। लेकिन मैं पीछे हट गई। अब 2 डिवाइन ड्रैगन हार्ट है, तो तुमको क्या लगता है कि इस वर्ल्ड में काइल लियोनार्ड्स के सोल का क्या हुआ? जिस बात का जवाब देते हुए काइल कहता है, तुम्हारा मतलब है कि अब वो नहीं है? जिस पर एग्री करने के साथ सिल्डोनिया का कहना है, तुम सही हो, मैंने जिस सोल का जिक्र किया है वो तुम्हारे साथ हुआ और तुमको इसका जरा भी एहसास नहीं हुआ। तुम्हारे सोल स्ट्रॉन्ग हो जाने चाहिए और तुम्हारी मैजिक पावर डबल हो गई होगी। क्या इससे कोई घंटी बजती है? ये बात सुनकर काइल कहने लगा था, अब जब तुमने इसका जिक्र किया है, फिर वो सोचने लगा जहाँ पर उसकी मैजिकल पावर बूस्ट हो गई थी। जो सुनने के बाद सिल्डोनिया बोलती कि यह मुमकिन है कि तुम फ्यूचर में हाईएस्ट लेवल के स्पेल का इस्तेमाल करने के काबिल होंगे। यह सिर्फ एक थ्योरी है, तुम उनमें मास्टरी हासिल कर सकते हो या नहीं, यह एक अलग अलग बातें हैं और यह जरूरी नहीं है कि इसके इफेक्ट्स अच्छे ही होंगे और इसके बारे में कौन ही जाने, यह तो किसी के साथ पहले कभी हुआ ही नहीं। इसलिए अगर तुमको कुछ भी अनयूजुअल लगे तो इसके बारे में बताने में संकोच मत करना, मैं खुशी से तुमको फिर से सलाह दूंगी। इसके बाद यहाँ से रात की तरफ आ गया था, जहाँ पर लीसे ऊर्जा से कह रही थी, मुझे कैंपिंग करने की आदत हो गई है, लेकिन यहाँ के बिस्तर वाकई अच्छे हैं। पर वो ऊर्जा की तरफ देखते हुए पूछी, तुम अपने बिस्तर पर क्यों नहीं जा रही? जिस बात का जवाब देते हुए ऊर्जा कहती है कि नहीं, हर महीने मैं फुल मून की रोशनी में नहाने का इंतजार करती हूँ। जिस पर एग्री करने के साथ लीसे कही, ठीक है, इस हालात में मैं पहले सोने जा रही हूँ। जो कहने के बाद लीसे कैंडल को बुझाकर सो जाती है। दूसरी तरफ ऊर्जा अपने जाम को एंजॉय करते हुए बताती कि पहले
पहले तो मुझे यकीन नहीं था कि यह ट्रैवल कैसा होगा, लेकिन यह जर्नी इतनी बुरी भी नहीं थी। लीसे एक अच्छी लड़की है, हमारी अच्छी बनती है। सिल्डोनिया के पास इतनी सारी नॉलेज है, इसलिए उसके पास हमेशा बात करने के लिए कुछ न कुछ दिलचस्प होता ही है। हेरोन खैर उसे देखना मजेदार है। और फिर काइल, वह अजीब है, वह मुझे ऐसे देखता है जैसे वह मुझे पूरी तरह देख रहा हो। फिर भी किसी रीजन से यह बात मुझे परेशान नहीं करती। तभी लीसे नींद में चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, मैं ही एकमात्र ऐसी लड़की हूँ जिसे काइल के पास रहने की परमिशन है। उर्जा उसकी ऐसी बातों को सुनकर डर गई थी, लेकिन वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। साथ ही उर्जा आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, हे ग्रेट गॉडेस मूना, इस जर्नी को ब्लेसिंग दो। और वो बाहर का नजारा देखते हुए आनंद ले ही रही थी, तभी उसको एग्रीमेंट के बारे में याद आता है। रुको, मैं तो उसके बारे में भूल ही गई थी। अगले सीन में काइल प्रैक्टिस करके थक गया था और वो हाफते हुए बताता है कि मेरे स्टेमिना में कुछ इजाफा हुआ है, लेकिन मुझे अभी भी लंबा रास्ता तय करना होगा। तभी सिल्डोनिया समन होते हुए कहती है, फैंटम ट्रेनिंग मेथड मेरे टाइम में ऐसा नहीं था। इस पे काइल का कहना है, हालांकि इसकी तुलना एक्चुअल बैटल में नहीं की जा सकती। यह सचमुच अमेजिंग है, ऐसा लगता है कि जैसे यह मेरी बॉडी का ही हिस्सा है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सिल्डोनिया का कहना है, बेशक ऐसा ही है, मैं जारलेस की मैजिक टेक्नोलॉजी का रिइंकार्नेशन हूँ। इंसानों के हाथों फोर्ज किया गया यह ब्लेड, इसके जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है। वो बात सुनकर काइल बोलता कि मैंने मिथ्रिल सोर्ड का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ये बात सुनकर सिल्डोनिया बताती है कि सटीक रूप से कहे तो यह मिथ्रिल से नहीं बना है। और वो दोनों आगे की बात कर पाते उससे पहले ही वहाँ पर उर्जा आते के साथ कहते कि तुम पता नहीं कौन से बिल में छुपे बैठे हो, और मेरा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट ये काम केवल फुल मून के दौरान ही किया जा सकता है। साथ ही तुमने इसका आइडिया दिया था। पर काइल उबासियां लेते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन चलो इसे किसी और समय करते हैं। पर इस पे वो गुस्सा करते हुए कहती है, यह तो अब 1 महीने के बाद की बात होगी और मेरा असली नाम दांव पर है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर काइल आखिर में इसके लिए तैयार हो गया था। जिसके बाद उर्जा एक एरे को क्रिएट करने के साथ अपने मन में कहती है, आमतौर पर एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में हम केवल एक दूसरे को अपना असली नाम बताते हैं और लाइफ टाइम तक साथ रहने की कसम लेते हैं। इसका परफॉर्म मैरिज सेरेमनी में किया जाता है। जब मैंने इसके बारे में पहली बार सुना तो मेरा दिल दहल गया। फिर भी अब चीजें इस तरह खत्म हो गई हैं, तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उस आदमी के साथ ऐसा करूंगी जिसे मैं केवल आधे महीने से जानती हूँ। फिर वो एरे को पूरा तैयार करने के साथ काइल को बताती है कि मैं तैयार हूँ, यहाँ खड़े हो जाओ। लेकिन काइल मस्त होकर सोने में लगा हुआ था। पर उर्जा चिल्लाते हुए कही, तुम्हें सोने को किसने कहा? उसकी आवाज को सुनकर काइल उठते हुए उससे माफी मांगने के साथ बोलता कि मैंने सोचा कि यह आसान होगा। जो कहते हुए वो एरे के बीच में आकर खड़ा हो गया था। तभी उर्जा का कहना है, बस वहीं खड़े रहो, चलो अब इसे शुरू करते हैं। मैं एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करूंगी। ये कहते ही उर्जा ने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था। उस एरे को देखकर काइल अपने मन में बोला, यहाँ से यह पिछली बार की तरह होगा। फिर हम काइल की प्रीवियस लाइफ की तरफ आते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। जबकि उर्जा फॉर्मेशन को परफॉर्म करते हुए कहती है, ग्रेट मून गॉडेस मूना के नाम पर मैं उर्जा एक्सेस तुम्हें आदेश देती हूँ। मैं तुम्हें मेरा असली नाम पुकारने और उसका गलत इस्तेमाल करने से मना करती हूँ। क्या तुम इसकी कसम खाते हो? जिस पर काइल एग्री था और इसी के साथ वहाँ पर जोरदार रोशनी रिलीज हुई। दूसरी तरफ काइल आगे बढ़ते हुए उसे किस कर लिया था। उसको किस करता देखकर उर्जा के होश उड़ चुके थे। साथ ही साथ वो उसे धक्का देते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये क्या कर रहे हो? जिसका जवाब देते हुए काइल बताता है, मुझे लगा कि हमने एक किस के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर सील लगा दी है, इसमें क्या गलत था? ये बात सुनकर उर्जा उस पर गुस्सा करते हुए कहती है, यह तो वेडिंग सेरेमनी में मिलने वाला बोनस है। एक बार जब तुम उसकी शर्तों से शपथ ले लेते हो तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है। पर काइल अजीब सा चेहरा बनाते हुए कहता कि सच में उस हालात में मैं सोचता हूँ कि यह एक एक्सीडेंट था। अब ये सुनकर उर्जा का गुस्सा 7वें आसमान में पहुँच गया था। साथ ही साथ वो उससे कहती है, क्योंकि हमारे पास पहले से ही एक मैजिक सर्कल है, मैं एक सैलेमेंडर फायर स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगी। मेरा पहला ऑर्डर है कि मेरे सामने सेक्सुअल ऑफेंडर को जलाकर राख कर दिया जाए। अपने मास्टर के ऑर्डर सुनते ही सैलेमेंडर ने उस पर अटैक कर दिया था, जिसके बाद हमें बस उसकी चीखें सुनाई देती है। नेक्स्ट सीन में वो लोग रॉयल कैपिटल से बाहर की तरफ आ गए थे। नेक्स्ट सीन में वो तीनों एक साथ उबासियां ले रहे होते हैं, जो देखकर लीसे उससे पूछती है कि तुम तीनों को इतनी नींद क्यों आ रही है? जिस बात का जवाब देते हुए काइल बताता है कि एक इंसिडेंट हो गया था, लेकिन उर्जा इस बात का जिक्र करने से उसको मना कर रही थी। तभी लीसे को काइल के अंदर से जलने की स्मेल आ रही होती है। इस पे काइल बोला, यह भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मेरा मतलब यह कुछ भी नहीं है। वैसे हमने एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, लेकिन क्या मैं यह मान सकता हूँ कि तुम हमारे साथ ट्रेवल करना जारी रखोगी? जिस बात पर उर्जा बताती कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मुझे अभी तक यह पता नहीं
चला है कि तुम्हें मेरा असली नाम कैसे और क्यों जानते हो, मैं तुम्हें अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दे सकती। उसकी ऐसी बातों को सुनकर थेरोन कहा, तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। वैसे मुझे नींद इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि, और आगे की बात ली से बताती। साथ ही वो थेरोन से कह रही थी कि मुझे यकीन है कि तुम देर रात तक लड़कियों पर डोरे डाल रहे होंगे और तुमको बार बार धोखा मिला होगा। जिस पर थेरोन जोश से भरते हुए कहा, सिर्फ देर रात तक जगना ही नहीं, मैं पूरी रात इसमें ही लगा रहा। किंगडम की लड़कियां का नॉर्मल होना सरासर झूठ है। पर लीसे उस पर ध्यान ना देने को कहकर काइल से पूछती है कि हम आर्कन क्यों जा रहे हैं। जिस पर काइल कहता है कि क्योंकि सिल्डोनिया में बिना किसी शक के प्रोडक्शन करने की एबिलिटी है। रीडिंग के अनुसार हमें अब आर्कन की ओर जाना चाहिए, लेकिन इस एबिलिटी के बारे में खुद सिल्डोनिया को ही नहीं पता था। पर वो काइल की बात पर एग्री करते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल यह सही है, मुझ में ऐसी एबिलिटी है। इसी के साथ यहाँ सीन आर्कन किंगडम की तरफ आ गया था, जहाँ पर एक करवा गुजर रहा होता है। साथ ही वहाँ पर काफी क्राउड भी था। तभी थेरोन बताता है कि जाहिर है प्रिंसेस मेलिना अपनी सिंपैथी व्यक्त करने आ रही है। मैं हमेशा से उसे देखना चाहता था। इसी के साथ मेलिना करवा से बाहर की तरफ आ गई थी, जो देखकर वहाँ के सारे लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। प्रिंसेस को देखकर लीसे का कहना है, प्रिंसेस मेलिना आर्कन किंगडम की प्राइड और हैप्पीनेस है। तभी एक बच्ची मेलिना के लिए फूल लेकर आ ही रही थी, पर वो रास्ते में गिर जाती है, जो देखकर मेलिना उसके फ्लावर को उठाते हुए पूछती है, क्या तुम ठीक हो, तुमको चोट तो नहीं लगी। जिस पर वो बच्ची मना कर देती है। साथ ही प्रिंसेस इन फ्लावर के लिए उसका शुक्रिया अदा कर रही थी, जो देखकर वहाँ के लोग तालियां बजाते हुए कहने लगे थे, वह काफी काइंड है। मैंने सुना है कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से यहाँ आने का समय निकाला। यह काफी अमेजिंग प्रिंसेस है। उसी वक्त काइल को वहाँ पर एक सोल्जर दिखता है जिसका नाम जेंटोस था, और ये बंदा काइल की प्रीवियस लाइफ में उसी की पार्टी का मेंबर हुआ करता था। तभी सिल्डोनिया काइल से सवाल करती है, क्या तुम्हें यकीन है कि यह प्रिंसेस है। जिस पर एग्री करते हुए काइल बताता है, प्रिंसेस मिलेनिया 16 साल की है, अब से 2 दिन बाद उसकी मौत हो जाएगी। अगले सीन में काइल सिल्डोनिया से कह रहा था, अब से 2 दिन बाद सुबह सुबह आर्केन के सैनोस विलेज में जाते समय प्रिंसेस के करवा पर हाइड्रा द्वारा हमला किया जाएगा। आर्केन के पास के फॉरेस्ट हमेशा से मॉन्स्टर से भरे रहे हैं, और सानस विलेज पर 1 महीने पहले हाइड्रा ने हमला किया था। प्रिंसेस को यह बात पता चलने पर वह आर्कन किंगडम में आई, और इसके बाद वह अभी भी खौफनाक सानस विलेज की ओर जाएगी। केवल वहां पहुंचने के रास्ते में ही वह लोग काट दिए जाएंगे, और लोग कहेंगे कि यह उसकी गुडविल और बैड लक के कारण हुई ट्रेजेडी है। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो तो यह उसके लापरवाह काम का परिणाम है। जिस पर सिल्डोनिया कहते कि इसके पीछे कोई मजाकिया वाली बात नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे असैसिनेशन मॉन्स्टर्स का काम है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर काइल का कहना है, खैर प्रिंसेस की मौत के बाद तरह तरह की अफवाहें फैलेंगी। मेरा सबसे ज्यादा शक प्रिंसेस के सौतेले भाई प्रिंसेस कैरानोस पर था। वह एक मिस्ट्रेस का बेटा होने के नाते वह थ्रोन के लिए 2nd प्लेस पर है। प्रिंसेस की डेथ से उसे काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है, और इससे भी ज्यादा सस्पिशियस बात यह है कि प्रिंस कैरानोस इस समय टाउन में है। वह घर में बंद है और पब्लिकी रूप से सामने नहीं आएगा। खैर मैंने कहा था कि यह एक रूमर थी, लेकिन आखिर में इसे एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट माना गया। जिस बात का जवाब देते हुए सिल्डोनिया कहते कि अब तुम इस अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर काइल एग्री करने के साथ कहता है, जब प्रिंसेस खतरे में होगी तो मैं बहादुर से उसके प्राइड और हैप्पीनेस को बचाने के लिए आऊंगा। यह मेरी हीरोज कहानी की एकदम सही शुरुआत होगी। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हुआ। एपिसोड 4 की शुरुआत में सिल्डोनिया कह रही थी, तो फिर प्रिंसेस की डेथ कैसी होगी। ये बात को सुनकर काइल कहता है, अब से 2 दिन बाद सुबह सुबह आर्केन के सानस विलेज की ओर जाते समय प्रिंसेस के करवा पर हाइड्रा द्वारा हमला किया जाएगा। आर्केन के पास के जंगल हमेशा से मॉन्स्टर से भरे रहे हैं, और सानस के विलेज पर 1 महीने पहले हाइड्रा ने अटैक किया था। प्रिंसेस को ये बात पता चलने पर वह आर्केन किंगडम में आई, और इसके बाद वह अभी भी खतरनाक सानस विलेज में जाएगी। केवल वहाँ तक पहुँचने के रास्ते में सब लोग मारे जाएंगे। फिर लोग बातें बनाएंगे कि यह उसकी गुडविल और बैड लक के कारण हुई ट्रेजेडी है। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो तो यह उसके लापरवाह एक्शन का नेचुरल परिणाम है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सिल्डोनिया बोली, इसके पीछे तो कोई फनी बात नहीं थी, ऐसा लग रहा है जैसे मर्डर को मॉन्स्टर का नाम बताया गया। जिस पर काइल कहा, खैर प्रिंसेस की डेथ के बाद तरह तरह की रूमर फैलेगी, और मुझे सबसे ज्यादा शक प्रिंसेस के सौतेले भाई प्रिंस कैरानोस पर था। वह एक मिस्ट्रेस का बेटा होने के नाते थ्रोन के
के लिए सेकंड प्लेस पर है। प्रिंसेस की मौत से उसे सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। और इससे भी ज्यादा सस्पिशियस बात यह है कि प्रिंस कैरानोस इस समय किंगडम में है। इस पे सिल्डोनिया कहती कि लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा, जिस पर एग्री करते हुए काइल बताता है वह घर पे ही बंद है और पब्लिकली रूप से सामने नहीं आएगा। खैर मैंने कहा था कि यह सिर्फ एक रूमर थी, लेकिन आखिर में यह एक अपॉर्चुनेट एक्सीडेंट माना गया, जो सुनने के बाद सिल्डोनिया समझ चुकी थी अब तुम उस एक्सीडेंट का फायदा उठाओगे। जिस पर काइल एग्री करने के साथ कहा जब प्रिंसेस खतरे में होगी तो मैं हीरोइक एंट्री के साथ उसका प्राइड और हैप्पीनेस बचाने आऊंगा और यहीं से मेरी हीरोइक टेल की एकदम सही शुरुआत होगी। मेन बात यह है कि जब मैं उसे बचाने के लिए गया तो यह नेचुरल लगेगा, लेकिन मुझे हाइड्रा के अटैक की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम, मुझे उस पर नजर रखनी होगी। जिसके बाद वहाँ पर थेरोन आते के साथ कह रहा था यार मैंने प्रिंसेस के प्लान के बारे में पूछा लेकिन मैं कुछ भी पता नहीं लगा पाया। तभी काइल कहा हमारे पास और भी मौके होंगे, जो समझकर थेरोन कहता है तो पक्के रूप से वह और मैं अपनी थ्योरी के अनुसार मुलाकात कर सकते हैं। पर यह बात काइल को पल्ले नहीं पड़ी, जिस पर थेरोन जोश से भरते हुए बोलता कि ऐसा करने के लिए मैं बहादुरी से उस समय हल्ला बोलूंगा जब वह खतरे में होगी। जो सुनकर काइल अपना माथा पकड़ते हुए बताता है कि मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता कि मेरे मन में भी तुम्हारे ही जैसा आइडिया आया। लेकिन थेरोन इस पर गुस्सा करते हुए कहता है क्या कहा तुमने, और ये लाइन मेरी है। जिस बात का जवाब देते हुए काइल का कहना है ऐसा नहीं है, जाहिर है प्रिंसेस सचमुच में खतरे में है। सिल्डोनिया की प्रोडक्शन एबिलिटी के अनुसार हमने इस बात का पता लगाया। उसकी बात से सिल्डोनिया पूरी तरह से एग्री थी। जो सुनकर थेरोन फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर कहता है ठीक है, दूसरे शब्दों में कहे तो यह मेरा मौका है, तो मुझे प्रिंसेस का पीछा करना होगा। अच्छी बात यह है कि मैं इसमें माहिर हूँ। इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होकर बाहर की तरफ आ गया था, जहाँ पर प्रिंसेस अपने कुछ सोल्जर के साथ सैनोस विलेज की तरफ रवाना हो चुकी। उसके जाने के बाद वहीं की तरफ सिल्डोनिया कहते कि तो यह सच है कि प्रिंसेस खतरे में है और यह मेरी प्रोपैथिक विजन का कमाल है, यह मेरी खतरनाक एबिलिटी में से एक है। तभी उर्जा सवाल करती है लेकिन हम उनका पीछा कैसे करेंगे, हम उनके ज्यादा करीब तो नहीं जा सकते। उसकी इस बात पर एग्री करते हुए सिल्डोनिया बताती है कि हम मेरी एक और स्किल का इस्तेमाल करेंगे, जो कहते ही वो एक बाज का रूप ले लेती है। इस पे काइल कहता है वह काफी तेजी से उनका पीछा करेगी, जिसके बारे में उनको मालूम भी नहीं होगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सिल्डोनिया बोलती है मेरी रियल फॉर्म स्वॉर्ड में लगे जेमस्टोन की है, यह बॉडी की मैजिक पावर से बना अवतार है, इसलिए इसे आसानी से मॉडिफाई किया जा सकता है। जो कहने के बाद सिल्डोनिया प्रिंसेस के करवा की तरफ निकल पड़ी और वो आसमान की ऊंचाइयों से उनको ढूंढने लगी थी। कुछ देर मशक्कत करने के बाद आखिर में उसने उनको ढूंढ ही लिया था। तभी सिल्डोनिया का कहना है तुम अब मेरी एक और स्किल का कमाल देखोगे। फिर वो लोग काइल की स्वॉर्ड पर लगे जेमस्टोन में उनके करवा को देख पा रहे होते हैं। वहाँ के इस नजारे को देखने के बाद काइल कहता है कि उसे टाउन के गार्ड दोबारा ले जाया जा रहा है। मुझे यकीन है कि उनके पास कुछ टेक्निक है, लेकिन हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। इसके बाद उर्जा उसके इस स्किल की तारीफें करते हुए कहती है कितना इनक्रेडिबल है, इसका सही इस्तेमाल करने से यह एक अच्छे वेपन से भी ज्यादा पावरफुल होगा। तभी थेरोन हैरान होने के साथ कहा मुझे बहुत जलन हो रही है, तुम जितना चाहो उतना झांक सकते हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर उर्जा उससे सवाल करती है मुझे बताओ कि जब हम नहा रहे थे क्या तुमने जासूसी की थी। जिसका जवाब देते हुए थेरोन बोला हाँ नहीं, मैंने कोशिश की थी लेकिन काइल मेरे रास्ते में आ गया। जो सुनकर उर्जा को काफी गुस्सा आ रहा था। तभी ली से रिलैक्स होने के साथ बताती है तो उर्जा का रहस्य अभी भी सेफ है, काइल तुम्हारा इसके लिए शुक्रिया। उसकी ये बात काइल को ढंग से समझ में नहीं आई, पर जो भी समझ में आया वो उनको बता देता है कि क्या तुम्हारा मतलब उसके दिल के आकार का बर्थ मार्क से है। जो सुनकर उर्जा शर्माते हुए कहती है तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। लेकिन इससे भी ज्यादा थेरोन को गुस्सा आ रहा था क्योंकि काइल अकेले अकेले झांकने गया था, पर काइल उन्हें वही चुप कराते हुए बताता है नहीं रुको, यह गलतफहमी है। दूसरी तरफ सिल्डोनिया बताती है कि यहाँ पर कुछ अजीब हो रहा है। जो सुनकर काइल को लगने लगा था कि उन पर मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया होगा, जिस बात पर सिल्डोनिया मना करने के साथ कही कि अटैकर्स ने घोड़ों को रोक दिया और गार्ड्स पर हमला कर दिया। ये सब सुनने के बाद थेरोन बोला ये तो अजीब नहीं बल्कि पागलपन है। लेकिन काइल और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वो तुरंत करवा की तरफ तेजी से जाने लगा। नेक्स्ट सीन में अटैकर्स का सामना गार्ड से हो रहा था, साथ ही साथ उन बंदों ने वहाँ के सारे गार्ड्स का सफाया कर दिया होता है। जो सब करने के बाद एक पर्सन अपना पाउच निकालते हुए साथ ही उसको एक्टिवेट करने के साथ उस पाउडर को करवा की तरफ फेंक दिया था। इसकी वजह से आसपास के मॉन्स्टर्स इस स्मेल को सूंघते सूंघते करवा की तरफ आएंगे। साथ ही साथ वहाँ पर काइल और उसके दोस्त भी पहुँच जाते हैं, जबकि काइल हेस्ट का इस्तेमाल करते हुए काफी तेजी से उनका काम तमाम कर देता है। यहाँ तक कि उन्होंने उनको कसकर बांध रखा था ताकि ये लोग भाग ना पाए। जबकि दूसरी तरफ थेरोन चेक करने के बाद पता लगा लेता है कि प्रिंसेस यहाँ पर मौजूद है। जो देखकर वो अपने साथियों को बता देता है कि प्रिंसेस जिंदा है, बस बेहोश है। ये सब सुनने के बाद काइल कहता है इन लोगों के और भी साथी हो सकते हैं, इसलिए थेरोन
प्रिंसेस के साथ रहो। उसके ये कहने की ही देरी थी तभी वहाँ पर हेल हाउंड्स आ गए थे और वो आते के साथ काइल पर हमला कर चुका, जो देखकर काइल अपने सोर्ड के एक स्लैश में उसको जान से मार देता है। पर समस्या टली नहीं थी, वहाँ पर बड़ी तादाद में हेल हाउंड्स आ गए थे और वो काफी भूखे भी दिख रहे होते हैं। इसी के साथ उन सब ने उन पर धावा बोल दिया, पर लीसी और उर्जा काफी सारे हेल हाउंड्स को अकेले ही संभाल रहे थे। साथ ही साथ कुछ हेल हाउंड्स उन मुस्टंडों को खाने लगते हैं, जो देखकर लीसे को घिना रही थी। दूसरी तरफ काइल थेरोन से पूछता है, क्या तुम गाड़ी चला सकते हो? पर जब थेरोन करवाओ को चलाने गया तो वो देखता है कि लगाम कट गया है और इसे ठीक करने में समय लग सकता है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर काइल परेशान हो चुका, पर यह समस्या अभी टली नहीं थी क्योंकि काइल को जाइंट मॉन्स्टर के आने का आभास हो गया था और उसके चलने की वजह से पूरी जमीन शेक हो रही होती है। पर वो जाइंट क्रिएचर पेड़ों को कुचलते हुए उन्हीं की तरफ आ रहा था। वहाँ का माहौल बिगड़ता देखकर ऊर्जा को अजीब सा एहसास होने लगता है। दूसरी तरफ काइल परेशान होकर कह रहा था, मुझे पता था कि वो आएगा। पर जब वो अपने साथियों की तरफ देखता है तो वो अपने अपने काम में लगे हुए थे। उसी वक्त सिल्डोनिया बताती है कि यह ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा तुमने अनुमान लगाया था। जो सब सुनने के बाद काइल थेरोन से कहता है, प्रिंसेस मिलेना की सेफ्टी सबसे पहले है, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। इसके लिए थेरोन भी तैयार था। फिर वो उन दोनों से कहा, तुम दोनों थेरोन के साथ रहो। काइल की ऐसी बातों को सुनकर ऊर्जा का कहना है, क्या तुम अकेले ही इससे फाइट करने जा रहे हो? जिस पर काइल एग्री करने के साथ बताता है, मैं लापरवाही नहीं बरतूंगा, मुझे इसे हराने का मौका मिला है, मैं समझता हूँ कि यह हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। तभी ऊर्जा उससे कहती है, मरना मत। जो सुनने के बाद काइल उस क्रिएचर की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद वो दोनों हेल हाउंड्स का खात्मा करने में लग जाते हैं। दूसरी तरफ ऊर्जा अपने सैलेमेंडर को समन कर लेती है। तभी सैलेमेंडर आते के साथ हेल हाउंड्स पर अपनी फायर से बौछार कर देता है। नेक्स्ट सीन में हाइड्रा आगे बढ़ता ही जा रहा था, वहीं की तरफ काइल उसके काफी करीब पहुंच गया था। तभी सिल्डोनिया कहती है, यह पूछने में थोड़ी देर हो गई है लेकिन तुम हाइड्रा को निस्त नाबूद कर सकते हो। जिस बात का जवाब देते हुए काइल उसको बताता है कि उसकी स्ट्रेंथ उसके सिर की गिनती पर डिपेंड होती है। मैंने पहले भी 3 हेडेड हाइड्रा को धूल चटाई है। तभी हाइड्रा काइल के काफी करीब पहुंच गया था। उस क्रिएचर को अपने सामने देखकर काइल भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है। साथ ही वो उसके एकदम सामने आकर खड़ा हो गया था। पर इस हाइड्रा को देखकर काइल घबरा गया था। साथ ही वो कहा, अय्या ये तो 3 से काफी ज्यादा है। दूसरी तरफ 8 हेडेड हाइड्रा उसकी तरफ रोर करने लगता है, पर काइल इस बार घबराता नहीं। जबकि सिल्डोनिया उससे पूछ रही थी, तुम्हारा अब क्या प्लान है, क्या हमें अब भागना होगा? पर काइल को पता था इसके लिए अब काफी ज्यादा देरी हो चुकी है। तुम्हारे 8 सिर है ना? फिर भी मुझे यह करना होगा। दूसरी तरफ हाइड्रा उसकी तरफ आने लगा। उसको अपने करीब आता देखकर काइल हाइड्रा के अटैक को डॉज करने के साथ अपने मन में कहता है, हाइड्रा के मूव सीधे और पढ़ने में आसान होते हैं लेकिन इसके टफ स्किल इस सोर्ड के अटैक से परफेक्टली इम्यून बनाते हैं और सबसे ज्यादा खतरनाक उसका पॉइजन है। इसी के साथ हाइड्रा ने पॉइजन से उस पर हमला कर दिया, पर काइल के पास उसका पॉइजन रेजिस्टेंस आर्मर मौजूद था। दूसरी तरफ हाइड्रा अपना पॉइजन को चारों ओर फैला चुका, जिसकी वजह से आसपास के पेड़ पौधे सूख कर कांटा बन जाते हैं। साथ ही साथ अब उसने अपना पॉइजन निकालना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि उसको लगने लगता है कि अब काइल का काम तमाम हो गया होगा। पर काइल उसके पॉइजन से सही सलामत खड़ा होने के साथ कह रहा होता है। हालांकि यह ड्रैगन का लेदर का आर्मर पॉइजन को बेअसर कर देता है। काइल को जिंदा देखकर हाइड्रा उस पर गुस्से के साथ अटैक कर दिया था, लेकिन काइल उसके अटैक को डॉज करने के साथ ब्राजिला स्टोन का इस्तेमाल करते हुए उसकी तरफ फेंक चुका, जो सीधे जाकर उसे धीरे धीरे फ्रीज करने लगती है। जबकि काइल यहाँ तक रुका नहीं, वो अपने एक्सप्लोजन स्टोन से उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोर का धमाका हुआ और इस धमाके की वजह से हाइड्रा ब्रूटली इंजर्ड हो गया था। पर वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। साथ ही साथ उसने दोबारा से पॉइजन से उसे जान से मारने की कोशिश की, लेकिन काइल पर इसका जरा सा भी असर नहीं हुआ। यहाँ तक कि काइल आगे बढ़ते हुए अपने सोर्ड के साथ उसके सिर पर हमला कर चुका और उसके एक ही वार में हाइड्रा का सिर कटकर गिर जाता है, जो देखकर काइल को लगने लगता है कि मैं इसको हरा सकता हूँ। वहाँ के इस नजारे को देखकर सिल्डोनिया कहती है कि बहुत बढ़िया, तुम मेरी उम्मीद से भी ज्यादा बेहतर मुकाबला कर रहे हो। उसकी ऐसी बातों को सुनकर काइल कहा, मैं पूरी तैयारी के साथ आया था, पता है। दूसरी तरफ हाइड्रा का कटा हुआ सिर फिर से रीजनरेट हो गया था। अब ये देखकर काइल परेशान हो चुका, साथ ही उसका अपोनेंट अब इसके लिए मुसीबतें पैदा कर रहा है। वो अभी ये सब सोच ही रहा था, तभी हाइड्रा रोर करते हुए उसकी तरफ आने लगता है। नेक्स्ट सीन में उन लोगों का सामना अभी भी हेल हाउंड से हो ही रहा था। साथ ही साथ हेल हाउंड्स की संख्या ज्यादा होने की वजह से उन्हें दिक्कतें हो रही थी, जबकि लीसे परेशान होकर कह रही होती है, अरे चलो अभी ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पर ऊर्जा को काइल के लिए फिक्र हो रही थी क्योंकि वो अकेले हाइड्रा से फाइट कर रहा है। जिस बात का जवाब देते हुए लीसे कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन हमें सबसे पहले इनका ख्याल रखना होगा। जबकि थेरोन उनका खात्मा करते हुए सोच रहा था, ये हेल हाउंड्स ढीठ हैं, अगले सीन
में काइल हाइड्रा पर मैजिक स्टोन से हमला कर देता है। इसकी वजह से हाइड्रा फ्रीज हो चुका और अचानक उसमें क्रैक पड़ने लगे और इसी के साथ वो आजाद हो चुका। दूसरी तरफ काइल और मैजिक स्टोन से उस पर हमला करने के बारे में सोचता है, लेकिन उसके बैग में सिर्फ एक विजार्ड स्टोन था। जबकि हाइड्रा आजाद होते ही तुरंत काइल पर अटैक कर देता है, जबकि काइल उसके अटैक को डॉज करने के साथ अपने सोर्ड से एक ही बारी में उसके दोबारा से एक सर को अलग कर चुका। लेकिन वो करते ही तुरंत रीजनरेट होते जा रहा था। बार बार रीजनरेट होने की वजह से काइल परेशान होकर कहता है कि इसका रीजनरेट 3 हेडेड वाले हाइड्रा से सेकंड लेवल पर है। दूसरी तरफ हाइड्रा धाड़ते हुए उसी की तरफ आ रहा होता है। सामने की तरफ खड़ा काइल सोच रहा था इसकी कोई कमजोरी होने का साइन नहीं मिला, मुझे इसके सोर्स पर अटैक करना होगा, मैं ये कर सकता हूँ। फिर वो आखिरी मैजिक स्टोन को अपने हाथ में लेने के साथ ही हेस्ट का इस्तेमाल करते हुए काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसको इतना तेज देखकर हाइड्रा भी कंफ्यूज हो गया था। दूसरी तरफ काइल अपने सोर्ड को उसके सीने में घुसा चुका, जिसकी वजह से हाइड्रा को तकलीफ होने लगी थी। पर काइल उसके सीने में अपने सोर्ड से एक गहरा घाव कर रहा होता है। जो सब करने के बाद वो तुरंत विजार्ड स्टोन को हाइड्रा की इंजरी में घुसा चुका, जिसकी वजह से हाइड्रा को बेइंतहा दर्द होने लगता है। साथ ही साथ वो काइल को खुद से दूर कर चुका। पर अब काइल की हालत काफी खराब हो जाती है, लेकिन वो खुद को संभालते हुए खड़ा हुआ ही था। वो उसके सामने 8 हेडेड हाइड्रा गुस्से की निगाहों से उसे ही देख रहा होता है। साथ ही साथ उसने उस पर अटैक कर दिया था, पर उसके अंदर इंजेक्ट किए गए मैजिक स्टोन ब्लास्ट कर गए, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोर का धमाका हुआ। धमाके की इस ब्लास्ट की वजह से वहाँ पर हाइड्रा के टुकड़े टुकड़े बिखर गए थे, जो देखने में खौफनाक लग रहा था। दूसरी तरफ काइल इस नजारे को देखकर अपनी जीत की खुशियां मनाने लगता है, जबकि सिल्डोनिया उसकी टैक्टिक को समझकर कहती है तुमने जख्म में एक्सप्लोजन स्टोन ठूस दिए, जिसकी वजह से वह मारा गया। ये बात सुनकर काइल कहने लगा उनको हाइड्रा पर फेंकने से ज्यादा डैमेज नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने एक्सप्लोजन स्टोन को उसके अंदर ही इम्प्लांट कर दिए। जो सुनकर सिल्डोनिया उसकी तारीफें करते हुए कहती है पर यह किसी भी तरह से ये हमला काफी पावरफुल था। इस पे काइल कहा हाँ ये मूव पूरी तरह से स्पीड और पावर पर टिका हुआ था, हालांकि यह मुझे इतना कमजोर बना देता है कि मैं रियल कॉम्बैट में इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। खैर वैसे यह सचमुच एक भयानक मंजिल है, मैं जानता हूँ कि मैं ही इसका कारण हूँ, लेकिन फिर भी। नेक्स्ट सीन में उन्होंने आखिरकार सब के सब हेल हाउंड्स को खत्म कर दिया। जबकि उर्जा को काइल के लिए फिक्र हो रही थी, इसलिए वो फैसला करती है कि मैं उसकी मदद के लिए जाऊंगी। लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर काइल आते के साथ पूछता है क्या तुम दोनों ठीक हो। पर उर्जा उससे सवाल करती है क्या तुमने सचमुच हाइड्रा को अकेले ही हरा दिया। जिस बात का जवाब देते हुए काइल बताता है इससे मुझे थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं थी। और वो अभी ये सब कह ही रहा था तभी उसके अंदर से गंदी बदबू आने लगती है, जिसकी स्मेल करके वो दोनों कहने लगते हैं तुम तो बदबूदार हो, तुम में से हाइड्रा की बदबू आ रही है, जब तक तुम वह गंद खुद से दूर ना कर लो हमसे मिलने मत आना। जो कहते ही वो दोनों वहाँ से भाग गई थी। दूसरी तरफ काइल को समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे में से कहां से बदबू आ रही है। यही सोचकर वो निराश हो जाता है। अगले सीन में काइल खुद को साफ कर रहा होता है, तभी सिल्डोनिया कहती है तुम मुझसे और ज्यादा तारीफें करने की उम्मीद कर रहे थे है ना। लेकिन वो उसे चुप रहने को कह रहा था। खुद को अच्छे से धोने के बाद काइल थेरोन के पास आकर पूछता है प्रिंसेस कैसी है। जिस बात का जवाब देते हुए थेरोन बताता है कि वह अभी तक जागी नहीं है, ऐसा लगता है कि उसे और उसके सहेलियों को ड्रग्स दी गई थी। जो सब जानने के बाद काइल करवा में एंटर करते हुए कहता हमें उन्हें एंटीडोट पोषण देना चाहिए। उसकी ऐसी बातों को सुनकर उर्जा पोषण को बाहर निकालने के साथ बताती है कुछ पोषण को खरीदने का आइडिया काफी अच्छा था। ये सब कहने के बाद उर्जा प्रिंसेस को वो पोषण पिला देती है, जबकि थेरोन वही पाउच देते हुए कह रहा था यह मुझे जमीन पर मिला, इसे सील नहीं किया गया था। जिसको लेने के साथ काइल कहता है कि मैं शर्त लगाता हूँ कि ये दोनों ड्राइवर ने प्रिंसेस पर हमला करने के लिए मॉन्स्टर्स को बुलाया होगा। फिर वो अपने मन में कहा दूसरे शब्दों में कहे तो प्रिंसेस की डेथ कोई एक्सीडेंट नहीं थी, लेकिन एक मर्डर को मॉन्स्टर्स का हमला बताया गया। इसके बाद यहाँ सीन प्रिंस कैरानोस की तरफ आ गया था, जहाँ पर जेंटोस भी होता है। उसके सामने की तरफ 3 कार्ड ग्लो कर रहे थे, तभी एक कार्ड ग्लो करना बंद कर देता है। जो देखकर जेंटोस उस कार्ड को बाहर निकालते हुए कहा एक स्क्वाड को भेजो, और ये सब कारनामा इन्हीं दोनों का किया धरा है। अगले सीन में काइल पूछ रहा था क्या प्रिंसेस मेलिना को होश आ गया, जिस पर उर्जा अपना सिर हिलाते हुए मना कर देती है। इसके कुछ देर बाद प्रिंसेस को होश आ गया था, पर वो सोच रही होती है कि मैं जिंदा कैसे हूँ, लेकिन अचानक उसके सिर में दर्द होने लगता है। जो देखकर उर्जा कहती है अभी अपने आप पर दबाव मत डालो। वो बात सुनकर मेलिना का कहना है मुझे लगा कि मैं फिर कभी नहीं उठ पाऊंगी, ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत अभी खत्म नहीं हुई है। वैसे क्या तुमने ही मुझे बचाया है। जिस पर थेरोन सामने की तरफ आते हुए कहा हाँ मैं ही था, मैंने ही तुम्हें बचाया है। और वो आगे कुछ भी कह पाता तभी ली से उसे बड़े प्यार से शांत कर देती है। जबकि काइल प्रिंसेस के आगे झुकते हुए कहता है मेरा नाम काइल लियोनार्ड है, ट्रैवलिंग के दौरान हमने तुमको डाकू और मॉन्स्टर्स के अंडर देखा, इसलिए मैंने और मेरे दोस्त ने तुम्हें बचाया। तभी प्रिंसेस की सर्वेंट को होश आ गया
गया था, पर वो अपने सामने इस मंजर को देखकर समझ जाती है कि प्रिंसेस की जान खतरे में है। अपने सामने अर्का को देखकर मिलीना उसको समझाती है कि ये सब ठीक है, इन लोगों ने ही मुझे बचाया। जिस बात पर अर्का बताती है लेकिन हम ऐसे अजनबी पर भरोसा नहीं कर सकते। पर मिलीना उन सब का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, अगर तुम सब ना होते तो हम जरूर मर चुके होते। फिर वो बाहर जाने के लिए खुद को तैयार करने लगी, जो देखकर कायल का कहना है वो क्या है ना कि बाहर की हालत काफी खराब है। जिस बात का जवाब देते हुए प्रिंसेस बताती है, मैं ठीक हूँ, मुझे इसे खुद देखना होगा। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर अंधेरा होने ही वाला था। तभी मिलीना एक बंदे के पास जाकर कहती है, हम आर्केन से सैनिस की तरफ जा रहे थे, पर देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पर सभी गार्ड्स मर गए हैं। जिस बात पर एग्री करने के साथ कायल बताता है कि जब हम यहाँ तक पहुँचे तो वह मारे जा चुके थे। तभी ली से प्रिंसेस को देखकर धीरे से कही, वह पहले के मुकाबले काफी अलग दिख रही है। जिस पर उर्सा एग्री थी। उसी वक्त सिल्डोनिया कायल से कहती है कि घुड़सवारों का एक ग्रुप आर्केन से यहाँ आ रहा है। ये बात सुनकर कायल का कहना है, किंग गार्ड्स के वॉरियर प्रिंसेस मिलीना इसी ओर आ रहे हैं। उसकी ऐसी बातों को सुनकर मिलीना परेशान होने के साथ बताती है, अरे नहीं, हमें अभी यहाँ से भागना होगा। वह लोग न केवल मुझे जान से मार डालेंगे बल्कि तुम्हें भी अपनी जान से हाथ धोना होगा। तभी कायल बताता है कि मेरा मतलब तुम्हारे किंगडम से है, क्या वह तुम्हें डिफेंड नहीं करेंगे? जिस बात का जवाब देते हुए मिलीना बताती है, वो मुझे डिफेंड करेंगे? कतई नहीं, वह आदमी मुझे मरवाना चाहता है। इसी के साथ प्रिंसेस आर्का को ऑर्डर देती है कि इस एरिया की सभी बॉडीज को जला दो। जिसके बाद आर्का एक स्पेल को कास्ट करते हुए कहती है, नास पास गोरियस जैकनाडो फायरबॉल। इसी के साथ उसने पूरे एरिया में आग लगा दी थी। उसके बीच में खड़ी प्रिंसेस मलीना कही, वह आदमी मेरी जान के पीछे पड़ा है और लाशों के जल जाने की वजह से वह तुरंत उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। हमें जितना पॉसिबल हो सके उतना समय बचाना होगा। निनोस, तुम मेरे साथ रहोगी और आर्का तुम करवा चलाओगी। हम तुरंत यहाँ से निकल रहे हैं और तुम लोगों को भी हमारे साथ चलना होगा। मैं तुम्हें उस हालात के बारे में बताऊंगी। जिसके बाद वो सब गाड़ी के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ थेरोन उस पाउच को आग में फेंक कर कहता है, अगर हम समय बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो मोस्टर्स उन्हें धीमा करने का काम कर सकते हैं। ये कहने के बाद वो करवा के अंदर चला जाता है। जिसके बाद बग्गी वहाँ से निकल पड़ी। नेक्स्ट सीन में आर्केन की आर्मी उन्हीं की तरफ आ रही थी जहाँ पर आर्का ने आग लगाई थी। दूसरी तरफ आर्का स्पीड को काफी बढ़ाते हुए जल्द से जल्द निकलने की कोशिश करने लगती है। करवा के अंदर सस्पेंस का माहौल क्रिएट हो रखा था। अगले सीन में ज़ैंटोस खुशखबरी का इंतजार कर रहा होता है। अगर आप लोगों को यह मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन के इधर उधर कहीं भी होगा वहाँ हाइप का एक ऑप्शन है, उसे दबा देना। अगर आप चाहो तो मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर सकते हो। साथ ही साथ नेक्स्ट एपिसोड के लिए कौन कौन एक्साइटिंग है कमेंट में जरूर बता देना। तो फिर मिलते हैं, सायोनारा।